Now today I am going to discuss a new topic and the topic is the antiviral agents. तो नॉर्मली जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचने का केवल दो ही तरीका है। पहला तो ये है कि या तो हम वैक्सीनेशन करवा लें ताकि उस वायरल डिसीज़ से बचा जा सके, और दूसरा तरीका ये है कि हम एंटीवायरल ड्रग्स लें जब आफ्टर इन्फेक्शन। तो प्री फाइलेक्टिकली हम वैक्सीन ले सकते हैं और पोस्ट फाइलेक्टिकली फॉर द ट्रीटमेंट थेरेपेटिक पर्पस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो HIV वाले केस में जो पीपल्स हैं दे आर मोर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़, एंड इसमें लगभग 7 मिलियन पीपल्स ग्लोबली ऐसे हैं इन 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जो HIV से अफेक्टेड हैं, और इनको रिलीफ देने के लिए जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका लाइफ टाइम यूज़ किया जा रहा है। तो एंटीवायरल ड्रग्स दे आर बेनिफिशियल फॉर ट्रीटिंग द वायरल डिसीजेस। तो इन एंटीवायरल ड्रग्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि हर वायरस का अपना खुद का पॉलीमरेज होता है जिस पर जो ड्रग है एक्ट करती है। तो ऐसे में एंटीवायरल थेरेपी या एंटीवायरल ड्रग जो होती है वो वायरस स्पेसिफिक होती है और दूसरे वायरस के ऊपर काम नहीं कर पाती। दूसरा लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे वायरसेस लेटेंट कंडीशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हर्पिस वायरसेस एपिसोम बना लेता है, या HIV वायरस जो कि रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है ये प्रो वायरस बना लेते हैं। तो प्रो वायरस वगैरह बनाने के कारण इसमें ऐसा होता है कि लेटेंट फेज़ में होने के कारण आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और डिटेक्ट नहीं होने के या डिमॉन्स्ट्रेबल वायरस नहीं होने के कारण आप इनको डैमेज भी नहीं कर पाते या किल नहीं कर पाते। तो ये एक एंटीवायरल थेरेपी की लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे वायरस बहुत लेट डिटेक्ट होते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाती क्योंकि ये लेटेंट फेज़ में चले जाते हैं। तो लेट डिटेक्ट होने के कारण तब तक ये क्या कर चुके होते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स को हाइड कर चुके होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा जो है रोल बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एंटीवायरल थेरेपी काम नहीं आती। इसमें चौथा बड़ा लिमिटेशन एंटीवायरल थेरेपी का ये है कि इनका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। तो इकोनॉमिकल इशू होने के कारण बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको डेवलप नहीं करती है। इसका रीज़न ये है कि इसका एक पोटेंशियल मार्केट नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई एक ड्रग एक वायरस के लिए बनाई है तो वो सिंगल वायरस के लिए ही वर्क करती है। और दूसरा ये है कि जब तक आप इसकी डायग्नोसिस करते हो तब तक वायरस जो होता है वो क्रोनिक वायरल डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं होने के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इनको नहीं बनाती हैं। द फर्स्ट हाईली सक्सेसफुल एंटीवायरल ड्रग जो थी वो थी एसाइक्लोवीर, और एसाइक्लोवीर को 1970 में डेवलप किया गया था अगेंस्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। नाउ अब हम ये समझेंगे कि ये एंटीवायरल ड्रग बनती कैसे है। तो या तो ये टारगेट बेस्ड होती है या फिर सेल बेस्ड होती है। तो टारगेट बेस्ड जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो जनरली न्यूक्लियोटाइड के ऊपर वर्क करती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, यानी कि NNRTIs हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसी जो ड्रग्स है दे आर यूज्ड अगेंस्ट HIV-1, और इसका एग्ज़ाम्पल है नेविरेपिन। इसके बाद अगर हम सेल बेस्ड एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें तो ये इसकी स्क्रीनिंग बहुत स्लोअर है, बहुत ही कम्बलसम मेथड से इसको बनाया जाता है, और जब बनती है तो मोर एक्सपेंसिव होती है। इसका रीज़न ये है कि सेल बेस्ड होने के लिए आपके पास में मल्टीपल टारगेट्स हो जाते हैं, और सेल के अंदर अगर वायरस है तो उसको किल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें सेल को किल करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस C वायरस के लिए जो ड्रग बनाई गई है वो है सेल बेस्ड स्क्रीनिंग करके बनाई गई ड्रग। इसके अलावा कुछ वायरल प्रोटीन्स को टारगेट करने वाली ड्रग्स होती हैं, जैसे कि
न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स, ज़ानामेवीर, विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस। तो ये वायरल प्रोटीन्स के अगेंस्ट में वर्क करती है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। तो न्यूरामिनिडेज क्या होता है? वायरल प्रोटीन्स हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, तो इनके इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो ज़ानामेवीर विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस एंड बी वायरस। इसी के साथ एक हिट मेथड होती है। तो हिट मेथड में क्या करते हैं कि ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स बनाते हैं जिसकी बायोअवेलेबिलिटी या फिर लॉन्ग लिमिटेशन ऑफ लाइफ या फिर लो टॉक्सिसिटी होती है। ये सीधा प्रोटीन को ही इनहिबिट करते हैं। और इस प्रोसेस में ऐसी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटी एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर्स। एंटी एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो होती हैं हिट मेथड बेस्ड एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लिटोनावीर। एंटीवायरल ड्रग डिस्कवरी करने के लिए ड्रग्स को डिफरेंट टाइप के ट्रायल्स से गुजरना पड़ता है। पहला होता है फेज़ 1 ट्रायल, फिर सेकंड होता है फेज़ सेकंड ट्रायल, और तीसरा होता है फेज़ थर्ड ट्रायल। फेज़ 1 ट्रायल में कुछ वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, और ये वॉलंटियर्स जो होते हैं इनमें ये पेशेंट होते हैं, इनमें कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, और इनमें ये देखा जाता है कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है, टॉलरेबिलिटी कितनी है, कितना ये टॉलरेट कर पाते हैं, और फाइनली ड्रग की एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी असेस्ड। पर फेज़ फर्स्ट ट्रायल में कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंसी ये ड्रग्स कभी कभी वायरस के ऊपर वर्क नहीं कर पाती है, और सडनली अगर आप पेशेंट चेंज करते हैं तो यही ड्रग जो होती है दूसरे पेशेंट पे वर्क कर पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है फेज़ फर्स्ट ट्रायल में। फेज़ सेकेंड ट्रायल में क्या करते हैं कि डिफरेंट डोजिंग इंटरवल दिए जाते हैं, और जो क्वांटिटेटिव रिडक्शन किया जाता है ड्रग्स में। तो क्वांटिटेटिव रिडक्शन कैन बी मेजर्ड क्विकली एंड परमिट डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द ड्रग वर्क एंड ऑफ अप्रोप्रिएट डोजेस एंड डोजिंग इंटरवल्स। तो इसमें फेज़ सेकेंड में डोज इंटरवल कितना रखना है, कितना डोज देना है, और क्वांटिटेटिव रिडक्शन करके अलग अलग डोज दे करके ये चेक किया जाता है कि कौन सा डोज अप्रोप्रिएट है और किस वायरस के लिए अप्रोप्रिएट है। नाउ इसके बाद आता है फेज़ थर्ड ट्रायल। इनमें सिर्फ उन पेशेंट को लिया जाता है जिनमें लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है और जिनमें ड्रग रेजिस्टेंसी आ गई है। तो फेज़ थर्ड स्टडी में सिर्फ उन्हीं पेशेंट को लिया जाता है जिनमें लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन बचा हुआ है और जिनमें ड्रग रेजिस्टेंसी आ गई है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग मैकेनिज्म्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें हम पढ़ेंगे ड्रग सेलेक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड ड्रग टारगेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्टिविटी क्या होती है। ड्रग सिलेक्टिविटी का मतलब होता है बायोलॉजिकली सिलेक्टिविटी इज डिफरेंस, एक डिफरेंस है ये बिटवीन द डोज ऑफ ड्रग्स दैट एक्सर्ट इट्स एंटीवायरल इफेक्ट, यूजुअली क्वांटिफाइड एज द डोज दैट रिड्यूस वायरल एक्टिविटी बाय 50% and the dose that exerts its cytotoxic effect or more subtle impairment of the host। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसमें एक ऐसा डोज है जो कि या तो 50% वायरस को किल कर दे, और उसका डिफरेंस है कि वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट तक न जाए। तो यानी कि वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला हो उसके पहले ही वो 50% वायरस को किल कर दे। एक ऐसा डोज सिलेक्टिव डोज कहलाता है ऑफ ड्रग। पर हर बार ये ड्रग सिलेक्टिविटी इसी फार्मूले पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रग रेजिस्टेंस भी होता है। तो कितनी बार जब ये ड्रग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक करती है, टारगेट पे अटैक करती है, तब अगर उस पॉइंट पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो इसके कारण ड्रग रेजिस्टेंस ही आ जाएगी और ये ड्रग वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि कैसे भी करके एक म्यूटेंट बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ताकि उस पर भी ये ड्रग वर्क करती है या नहीं इसको देखा जा सके। पर अगर आपने इस टाइप का म्यूटेशन कर भी दिया और उस पर ड्रग टारगेट या
ड्रग का इफ़ेक्ट देखा तो वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि इन्फ्लुएंजा वायरस में जो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है ज़ानामिविर, उसका हम इफ़ेक्ट देखते हैं। पर अगर मान लीजिए म्यूटेशन हीमोग्लूटिनिन में हुआ है, तो हीमोग्लूटिनिन में होने के बावजूद होगा क्या कि हीमोग्लूटिनिन में म्यूटेशन हो गया, तो हीमोग्लूटिनिन अब होस्ट सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाएगा। जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो ऐसे में इस वायरस को न्यूरामिनिडेज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो एक्शन है वो न्यूरामिनिडेज के ऊपर है। जो ड्रग का एक्शन है वो सिर्फ न्यूरामिनिडेज के ऊपर है। तो ऐसे में न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूरामिनिडेज तो रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए कभी भी ड्रग टारगेट को सिर्फ ये देख करके नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता कि उसका टारगेट क्या है, पर यह भी देखा जाता है कि आखिर रेजिस्टेंसी किस म्यूटेशन से होने के कारण आई है, और ऐसे और कौन कौन से पैरामीटर है जो कि ड्रग टारगेट की रेजिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी कारणों से अभी भी हम बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स के मैकेनिज़्म को नहीं समझ पाए हैं, और ये नहीं समझ पाए हैं कि ड्रग कब रेजिस्टेंट हो जाती है, कब सिलेक्टिव हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको भी जानना ज़रूरी है। नाउ अब हम पढ़ेंगे जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग टारगेट्स। तो एंटीवायरल ड्रग के एक्शन करने के किसी भी प्रोटीन पर सिर्फ दो ही टारगेट्स हो सकते हैं। यानी कि जो प्रोटीन है, या तो ड्रग इसके एगोनिस्ट होगी या ड्रग इसके एंटेगोनिस्ट होगी। मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी वायरस में कोई प्रोटीन फंक्शन कर रहा है तो ड्रग उसके एंटागोनिस्ट काम करेगी, और अगर उस फंक्शन को हमें प्रमोट करना है तो ड्रग उसके एगोनिस्ट होकर काम करेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स बनाई जाती है जो कि वायरस इनकोडेड प्रोटीन्स के या तो एंटागोनिस्ट काम करे या फिर एगोनिस्ट काम करे। ऐसे में भी वो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हो जाते हैं जो कि वायरस के रेप्लिकेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें भी ये देखा गया है कि इसके अलावा जो वायरस रेप्लिकेशन करने वाले प्रोटीन्स है वो इम्पॉर्टेंट हो गए। दूसरा क्या है, एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग का टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत लो कंसंट्रेशन में होते हैं इनसाइड द सेल, पहली बात। दूसरा ये है कि दे आर रिलेटिवली वेल अंडरस्टूड मैकेनिकली, कि आखिर इसका मैकेनिज़्म कैसा रहेगा हमें पता होता है। देन दे ऑफन इंटरेक्ट विथ स्मॉल मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट, बहुत कम मॉलिक्यूल से ये इंटरेक्ट करते हैं। एंड एज कैटलिस्ट देयर इनहिबिशन इंटरप्ट मल्टीपल रिएक्शन, और अगर आपने किसी एक एंजाइम को या एक कैटलिस्ट को इनहिबिट कर दिया तो वो मल्टीपल टाइप की रिएक्शंस को इनहिबिट कर देगा। और इसी चीज़ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ध्यान देती हैं और वो एंजाइम इनहिबिटर्स बनाती हैं। तो इसलिए बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो वायरस कोडेड एंजाइम्स के ऊपर काम करती हैं। तो एक तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन वाला हो गया। दूसरा ऐसे टारगेट्स होते हैं जो खुद भी ड्रग की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं या ड्रग को एक्टिवेट करते हैं। तो इस टाइप की जो टारगेट्स होते हैं इनको हम लीथल सिंथेसिस कहते हैं, यानी कि वायरस इस टाइप के कुछ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जो इस ड्रग को ही एक्टिवेट करते हैं। जब ड्रग एक्टिवेट होती है तो वायरस को किल कर देती है, तो इसलिए इस टाइप के प्रोटीन्स को हम लीथल सिंथेसिस कहते हैं। अब लीथल सिंथेसिस होने का एक एग्जांपल है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस थाइमिडिन काइनेज। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस थाइमिडिन काइनेज क्या करता है, एसाइक्लोवीर को एक्टिवेट करता है, और एसाइक्लोवीर जो होता है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को ही किल कर देता है, और इसके कारण इस ड्रग की सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, यानी जो वायरस इस टाइप का प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है उसी को ये किल कर रहा है, तो इसके कारण ड्रग की सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। और ऐसा ही टारगेट जो होता है वो होस्ट प्रोटीन द्वारा भी बनता है। तो होस्ट प्रोटीन्स भी कभी कभी ऐसे टारगेट्स होते हैं जो कि एंटीवायरल ड्रग के लिए टारगेट्स होते हैं। तो ये जो होस्ट प्रोटीन रहते हैं ये इस कंडीशन में बनते हैं कि जिस कंडीशन में वायरस रेप्लिकेशन करता है। तो सारे होस्ट सेल्स ये प्रोटीन नहीं बनाते,
सिर्फ वही होस्ट सेल ये प्रोटीन बनाते हैं जिसमें वायरस रेप्लिकेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि एक CCR5 होता है जो कि CC कीमोकाइन रिसेप्टर होता है, और इस सेल सरफेस का रिसेप्टर तभी एक्सप्रेस होता है जब HIV का इन्फेक्शन होता है। तो ऐसी कंडीशन में CCR5 एक्सप्रेस होगा, और ये एक्सप्रेस होगा तो इट विल बिकम अ टारगेट ऑफ ए ड्रग, और इससे ड्रग एक्टिवेट होगी और ये ड्रग उसी को किल करेगी जिसमें वायरस होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो ड्रग का है वो एग्जाम्पल है माराविरॉक। तो माराविरॉक ऐसी ड्रग है जो इस मैकेनिज्म पे एक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से अगर ड्रग्स जो हैं वो किसी वायरस को किल करती है तो वायरस भी उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने का जो मैकेनिज़्म है वो पहला ये है कि अगर द हाईएस्ट म्यूटेशन रेट रहेगा तो रैपिडली रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे वायरसेस में हाईली रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए म्यूटेशन होता रहता है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो वायरसेस रहते हैं जैसे RNA वायरसेस, ये अगर लो फिडेलिटी रखते हैं RNA पॉलीमरेज से तो ये बहुत जल्दी म्यूटेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए लो फिडेलिटी विद द RNA पॉलीमरेजेस होना चाहिए। जो वायरसेस बहुत ज़्यादा फिडेलिटी रखते हैं विद द पॉलीमरेज उनका म्यूटेशन रेट कम होता है। तो RNA वायरस का फिडेलिटी विद द पॉलीमरेज मतलब ये होता है कि RNA कितना लविंग है इट्स पॉलीमरेज। अगर वो RNA पॉलीमरेज को बहुत ज़्यादा लविंग है, फिडेलिटी उसकी ज़्यादा है, तो ऐसे में म्यूटेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेशन के दौरान बिल्कुल भी म्यूटेशन करने की संभावना नहीं रखेगा, और जितना ज़्यादा RNA की प्राइमर के साथ अच्छी बाइंडिंग रहेगी उतना कम म्यूटेशन होगा। तो इसीलिए पॉलीमरेज की ये क्वालिटी रहती है कि वो म्यूटेशन कम से कम करवाता है अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। और अगर पॉलीमरेज की एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रहती है तो डेफिनेटली ऐसे वायरसेस में म्यूटेशन बहुत ईजिली हो जाता है। और ऐसा ही DNA वायरसेस में होता है, क्योंकि DNA वायरसेस में जो पॉलीमरेज होता है उसमें एक प्रूफ रीडिंग क्वालिटी होती है जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है टारगेट के साइज़ पर। सपोज़ कीजिए अगर टारगेट का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसमें म्यूटेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, और अगर सिंगल म्यूटेशन भी हो जाता है तो ड्रग जो है एक्ट नहीं कर पाएगी। तो टारगेट का साइज़ बड़ा होगा तो म्यूटेशन उतना ज़्यादा होगा और ड्रग की एक्टिविटी उतनी कम होगी। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि टारगेट का साइज़ छोटे से छोटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एसाइक्लोवीर जो है वो जब भी म्यूटेशन होता है तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी पर ही टारगेट करता है, पर म्यूटेशन हो जाने पर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी पर एक्ट नहीं कर पाता, और ऐसे करके वायरस रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब वायरस में रेजिस्टेंट आ जाता है। नाउ थर्ड फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ रेप्लिकेशन। वायरस जितना ज़्यादा रेप्लिकेशन करेगा उतनी जल्दी वो किसी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट रहेगा। और फोर्थ है प्री एग्जिस्टिंग साइज ऑफ वायरस पॉपुलेशन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वायरसेस रहेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि उनमें भी आपस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा। फिफ्थ फैक्टर है फिटनेस। जो वायरस जितना ज़्यादा फिट रहेगा उतना ज़्यादा वो ड्रग रेजिस्टेंट रहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो ज़्यादा म्यूटेट होता रहेगा उसमें उसकी पैथोजेनिसिटी भी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज बार बार पसाजिंग होने से पैथोजेनिसिटी भी कम हो जाएगी। इतनी सारी स्ट्रेटजीज हो जाने के कारण वायरस को किस टाइप से ट्रीट करना है ये भी इन्हीं चीज़ों पर इन्फ्लुएंस करता है कि अगर HIV इन्फेक्शन है तो मल्टीपल ड्रग्स से HIV का इन्फेक्शन ट्रीट किया जाता है, और अगर मान लीजिए हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है तो एक सिंगल एजेंट से भी इसका एंटी वायरल थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स। तो अभी इसमें हम केवल उन्हीं की बात करेंगे जो अभी रिसेंटली थेरेपेटिक वैल्यू रखते हैं और जिनका क्लिनिकल यूज़ है। मतलब इसमें ऐसी ड्रग्स नहीं है जिसका कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है,
तो उन्हीं ड्रग्स को लिया गया है जिसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू है और जिसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ऐसी ड्रग्स टारगेटिंग ड्रग्स टू स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ वायरस रेप्लिकेशन। तो हम ये जानते हैं कि वायरस रेप्लिकेशन के वायरस इन्फेक्शन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस का सबसे पहले अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट होने के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। आफ्टर अटैचमेंट वायरस का जो है इंजर्शन होता है। जब ये इंजर्शन हो जाता है तब इसकी अनकोटिंग होती है। जब इसकी अनकोटिंग होती है तो अनकोटिंग होने के बाद में अर्ली जीन एक्सप्रेशन होता है जिससे कि इसके एंजाइम्स बनते हैं फॉर द रेप्लिकेशन। इसके बाद में इसका अर्ली जीन एक्सप्रेशन के बाद जीनोम रेप्लिकेशन होता है। फिर जीनोम रेप्लिकेशन के बाद में वायरस की असेंबली होती है और फाइनली वायरस का इसके बाद में रिलीज़ होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो 10 स्टेप्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वायरस रेप्लिकेशन में। तो ये 10 स्टेप्स के अंदर कहाँ कहाँ पर एंटीवायरल ड्रग देना है और वो किस किस जगह पर ब्लॉकेज करेगी उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहिबिशन ऑफ वायरल अटैचमेंट एंड एंट्री। ऐसी ड्रग्स जो वायरस के अटैचमेंट को और एंट्री को इनहिबिट करती हो। तो वायरस के अटैचमेंट और एंट्री को इनहिबिट करने के लिए दो ड्रग्स हैं जिसका नाम रट लीजिए। पहला है मायराविरॉक और दूसरा है इन्फ्यूविल्टाइड। मायराविरॉक एंड इन्फ्यूविल्टाइड। मायराविरॉक एंड इन्फ्यूविल्टाइड। तो मायराविरॉक का जो टारगेट है वो होस्ट प्रोटीन होता है, मतलब जहाँ से वो अटैच होगा वो होस्ट का प्रोटीन। तो मायराविरॉक किस पे एक्ट करता है? होस्ट के प्रोटीन पे एक्ट करता है। जबकि इन्फ्यूवेटाइड किस पे एक्ट करता है? वायरल पेप्टाइड के ऊपर। तो वो वायरल पेप्टाइड जो कि किसी होस्ट से बाइंड होता है। ओके, तो इसमें दो नाम हैं, ये रट लीजिए दोनों ड्रग्स के, जो कि स्पेशली वायरस के अटैचमेंट और एंट्री को इनहिबिट करता है। मायराविरॉक एंड इन्फ्यूवेटाइड। ओके, मायराविरॉक जो होगा वो होस्ट के प्रोटीन को से बाइंड होगा या उसको इनहिबिट करेगा, और जो इन्फ्यूवेटाइड होता है वो वायरस के पेप्टाइड का इनहिबिशन करेगा। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वायरस आखिर होस्ट में कैसे इंसर्ट होता है। तो वायरस में ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये एनवेलप है वायरस का, और इस एनवेलप के जस्ट ऊपर जो है वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉइटीज़ जो होते हैं होस्ट सेल में CDR4 मॉलिक्यूल और एक को रिसेप्टार जिसको कीमोकाइन रिसेप्टार कहते हैं जो कि CCR5 होता है, इसके साथ बाइंड होते हैं। तो वायरस में जो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर है वो GP41 और GP120 का बना होता है जो कि एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। इसमें GP41 के ऊपर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम GP120 कहते हैं। तो अब जैसे ही इसकी बाइंडिंग होती है GP41 में कन्फर्मेशनल चेंज होता है और इस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण ये HR1 और HR2 में डिवाइड हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है हेप्टार्ड, HEPTAD, हेप्टार्ड रिपीट रीजन। हेप्टार्ड रिपीट रीजन। तो ये हेप्टार्ड रिपीट रीजन का कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये जो है इंसर्ट हो जाता है इन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। देन इसके बाद में फर्दर जैसे ही होस्ट के साथ ही इंसर्ट होता है वैसे ही इसमें दोबारा से कन्फर्मेशनल चेंज होता है HR2 रीजन में। और HR2 में जब कन्फर्मेशनल चेंज होता है तो ये अनफोल्डिंग इसमें हो जाती है। फिर इसके जस्ट बाद में कंप्लीट रीफोल्डिंग हो जाती है इस HR1 एंड HR2 मॉलिक्यूल की, और इसके कारण क्या बनता है? कंप्लीट फ्यूज़न पोर बनता है। ठीक है, तो कंप्लीट रीफोल्डिंग ऑफ द HR रीजन क्रिएट्स ए हेमी फ्यूजन स्टॉक। इसको हम कहते हैं क्या? हेमी फ्यूजन स्टॉक, in which the outer leaflet of the virus and host cell membrane are fused। तो इस टाइप से हेमी फ्यूजन स्टॉक बनता है इसमें। अब यहाँ ड्रग इन्फ्यूविल्टाइड की बात करें तो इन्फ्यूविल्टाइड जो होता है उसको हम T20 ड्रग भी कहते हैं। इन्फ्यूविल्टाइड इज़ हैविंग मिमिक्री विथ HR2 मॉलिक्यूल। तो ये जो HR2 मॉलिक्यूल है इसकी मिमिक्री करता है। तो मिमिक्री करने पर इट इज़ कम्प्लीटली बाइंड विथ HR1 मॉलिक्यूल
and it prevents interaction of virus and host cell fusion, and also prevent the binding of HR2 molecule to HR1, क्योंकि ये HR2 molecule की मिमिक्री इन्फ्यूविटाइड कर ही लेता है, तो ये कोशिश करता है कि HR2 molecule अब इस HR1 molecule से बाइंड ना हो। तो अल्टीमेटली HR2 molecule जब HR1 molecule से बाइंड हो जाता है तो इन दोनों की इंटरेक्शन होने के बाद में वायरस एंड होस्ट सेल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और इसके कारण वायरस की जो एंट्री है वो होस्ट सेल में नहीं हो पाती। और अब आप मायरोविरॉक को देखेंगे तो ये है मायरोविरॉक, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसको हम बोलते हैं माराविरॉक, है ना, माराविरॉक भी कह सकते हैं। तो माराविरॉक का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, और माराविरॉक क्या है, एंटागोनिस्ट है CCR5 का। तो ये एंटागोनिस्ट CCR5 को ब्लॉक कर देता है। इसके ब्लॉकेज होने से ये जो CCR5 से यहाँ पर ये GP प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स बाइंड हो रहे थे वायरस के, वो बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो इट हैज़ ए एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी एंड इट विल बाइंड टू द CCR5 एंड इट विल डिमिनिश द बाइंडिंग, और इट विल क्या करता है, the drug block the cellular interaction of the HIV strain that use CCR5 for the attachment and entry। तो जो वायरस CCR5 से बाइंड होता है वो है HIV-1 स्ट्रेन, और इस HIV-1 स्ट्रेन को हम R5 ट्रॉपिक भी कहते हैं। और ये क्योंकि R5 से ही बाइंड होता है CCR5 से ना, तो R5 से ही बाइंड होता है इसलिए इसको हम, और इससे ट्रॉपिज्म रखता है इसलिए हम इसको R5 ट्रॉपिक कहते हैं। ये CCR5 जो है नॉकआउट माइस में लेकिंग होता है, नॉकआउट माइस में होगा ही नहीं, तो इसलिए नॉकआउट माइस में ये नहीं होने से वायरस की बाइंडिंग भी नहीं होगी। अब इसमें एक और चीज़ है कि CCR5 को नेचुरल एक लाइगेंड होता है जिसको रांटेस कहते हैं, RANTES। तो ये जो रांटेस होता है, ये रांटेस भी CCR5 के साथ ब्लॉक हो जाता है, मतलब CCR5 को ब्लॉक कर देता है। कौन कर देता है, नेचुरल लाइगेंड। तो आप रांटेस डाल दीजिए तो डेफिनेटली HIV जो होगा बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइंडिंग पहले ही रांटेस जो होता है वो CCR5 से कर चुका होता है। और या फिर इस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं जो कि HIV को इस CCR5 से बाइंड होने से रोके। तो CCR5 की मिमिक्री करने वाले कुछ एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं जो कि इन HIV जो कि R5 ट्रॉपिक से है इसको अटैचमेंट होने से रोके। पर इसके बाद भी आप म्यूटेशन देखिए वायरस का, कि अगर मायराविरॉक जो होता है वो CCR5 के साथ बाइंड हो गया, तो इस अल्टर्ड CCR5 के साथ भी बाइंडिंग करने के लिए जो GP120 मॉलिक्यूल है वो अपने आप को अल्टर्ड कर लेता है। ओके, तो ये भी HIV की प्रॉपर्टी है, इसलिए ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि ये जो CCR5 है ये ब्लॉक हो चुका है मायराविरॉक से। अब इसके ब्लॉक हो जाने के बावजूद जो होता है ये GP120 प्रोटीन जो है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये इससे बाइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी अपने आप का अल्ट्रेशन कर लेता है, और ये अल्ट्रेशन करके इस यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंसी आती है और HIV फिर भी अपना काम कर पाता है। इस प्रकार से जो मायराविरॉक है वो सिर्फ CCR5 ब्लॉकर ही है। तो पहले ये भी होता है इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि वायरस CCR5 के साथ ही बाइंड हो, वायरस का एक दूसरा रिसेप्टर भी होस्ट सेल सरफेस पे है, और वो है CXCR4। CXCR4। तो पहले पेशेंट की ये स्क्रीनिंग की जाती है कि क्या वो मायराविरॉक देने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो वायरस HIV का आया है वो CCR5 से ही बाइंड होता हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो CXCR4 से बाइंड होता हो, यानी कि वो CXCR4 से ट्रॉपिक रखता हो, क्योंकि हमने जो CCR5 से ट्रॉपिक रखने वाले को हमने R5 वायरस कहा था, तो ऐसा ही एक R4 वायरस भी हो सकता है। ऐसे ही अब हम इन्फ्यूविराटाइड की बात करते हैं। तो इन्फ्यूविराटाइड क्या करता है, इन्फ्यूविराटाइड खुद वायरस
के जो बाइंडिंग साइट है जो कि HR2 था उसकी जगह पर बाइंड हो जाता है। जैसा हमने इस फोटोग्राफ में देखा कि जो HR2 है इसकी मिमिक्री करके यहाँ खुद ही बाइंड हो जाता है HR2 की जगह पर, और ये कोशिश करता है कि HR1 और HR2 की बाइंडिंग को रोक सके। तो जैसे इन्फ्लूवेटाइड वायरस के प्रोटीन की मिमिक्री करके बाइंड होता है, वैसे ही एक और ऐसा प्रोटीन है जो कि वायरस की मिमिक्री करके बाइंड होता है, और वो है एंटी पिकोलना वायरस ड्रग, और इस ड्रग का नाम है प्लेकोनारिल। तो इस इन्फ्लूवेटाइड को हम T20 भी कहते हैं, और ये सिमिलर होता है GP41 से। तो GP41 में हमने आपको बताया जो HR1 और HR2 दो रीज़न होते हैं, तो ये और भी मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं कि ये सिमिलर होता है HR2 रीज़न से। तो कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो T20 ड्रग है इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो ये मेम्ब्रेन फ्यूज़न को रोकता है। ठीक है, इनहिबिट द मेम्ब्रेन फ्यूज़न, और T20 ही लिखा हुआ आता है कभी कभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये इन्फ्लूवेटाइड की बात कर रहे हैं जो कि HIV वायरस का मेम्ब्रेन फ्यूज़न रोकता है। और T20 मोर स्पेसिफिकली GP41 का एनालॉग तो होता ही है, या GP41 की मिमिक्री तो करता ही है। GP41 में भी स्पेशली जो जिसकी मिमिक्री करता है वो है HR2। तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से। Binding of HIV to its cellular receptor triggers the conformational change that exposes the segment of GP41 that is thought to insert into the host cell membrane, that is the fusion peptide. A heptad repeat region HR1 and the segment that T20 resemble, यानी कि हम बात कर रहे हैं HR2 की, which is the second heptad repeat, that is HR2. The GP41 then rearranges so that the HR1 and HR2 binds to each other. If the fusion peptide has inserted into the host cell membrane, this refolding brings the virion envelope and the cell membrane in proximity, thereby allowing membrane fusion to occur. अब यदि T20 प्रेजेंट होगा तो however it binds to HR1 and prevent the refolding process, क्योंकि जो T20 है वो HR2 के साथ मिमिक्री करता है। HR2 जैसी ही स्ट्रक्चर T20 की होती है, तो ये HR1 से बाइंड हो जाएगा, एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग फ्यूज़न ऑफ HIV इन्वेलप विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो जस्ट ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि T20 क्या करता है, T20 प्रिवेंटिंग फ्यूज़न ऑफ HIV इन्वेलप विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट एंटीवायरल ड्रग की बात करेंगे जो कि अनकोटिंग को प्रिवेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ अनकोटिंग हो रही है, तो इस अनकोटिंग को प्रिवेंट करने वाली जो ड्रग्स होंगी वो इसके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है अनकोटिंग वाली ड्रग्स है एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक एंडोसोम है, और इस एंडोसोम के अंदर एसिडिक pH में जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वो अपनी अनकोटिंग करता है, तो इसको एसिडिक pH की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ वन बाय वन स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये एंडोसोम है, इसके बाद में ATP से ADP बनता है, तो एसिडिक pH के लिए पोटेशियम जो प्रोटॉन आयंस होते हैं वो अंदर आते हैं, और ये वायरस का जो है मैट्रिक्स प्रोटीन है। तो M1 मैट्रिक्स प्रोटीन जो अंदर की तरफ है पूरे में, उसके बाद ये न्यूरामिनिडेज है, उसके बाद में ये M2 चैनल आयन चैनल है जहाँ से आयंस अंदर आते हैं, जो हाइड्रोजन्स हैं जो प्रोटॉन हैं वो इसके अंदर आते हैं। RNP यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो ये RNA वायरस है, और ये ऑर्थ्रोमिक्सोवायरस है, ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस पे न्यूरामिनिडेज लगे हुए हैं और ये हीमोग्लूटिनिन्स लगे हुए हैं। ठीक है,
अब इस वायरस को अनकोटिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है? एसिडिक पीएच की ज़रूरत होती है। तो एसिडिक पीएच, लो पीएच में क्या होता है? लो पीएच कैसे आता है? एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटॉन आयंस अंदर आते हैं, और जब यहाँ प्रोटॉन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये जो M2 चैनल है, इस M2 चैनल से हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो अंदर जाते हैं। तो ये प्रोटॉन्स जब अंदर जाते हैं तो ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन है इसका ब्रेकडाउन होता है M1 का, और साथ में जो ये न्यूरामिनिडेज हैं, ये न्यूरामिनिडेज दैट बाइंड्स विथ द एंडोसोमल मेम्ब्रेन। न्यूरामिनिडेज एंडोसोम की सिएलिक एसिड से बाइंड होते हैं। एंडोसोम में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंडोसोम में अंदर सिएलिक एसिड होता है, तो ये रिसेप्टर के साथ में जो हीमोग्लूटिनिन्स होते हैं वो बाइंड होते हैं। ठीक है, हीमोग्लूटिनिन्स बाइंड होते हैं सिएलिक एसिड से। तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली दोनों कंडीशन होती है, मतलब एक तो प्रोटॉन आयंस भी अंदर जाते हैं, एसिडिफिकेशन भी होता है, और साथ में जो हीमोग्लूटिनिन्स हैं वो बाइंड होते हैं विथ सिएलिक एसिड। तो ऐसे में जो मेम्ब्रेन फ्यूज़न हो जाता है, और मेम्ब्रेन फ्यूज़न होता है तो जो आरएनपी है यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये रिलीज़ कहाँ हुए हैं? ये रिलीज़ हुए हैं साइटोसोल में। साइटोसोल में रिलीज़ होते हैं और ये न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर अब ये रेप्लिकेशन करेंगे। लेकिन जो एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन्स हैं ये क्या करते हैं? एमेंटाडिन रिमेंटाडिन क्या करते हैं कि एंडोसोम में पीएच तो बढ़ता है, ठीक है, लो पीएच हो गया, मतलब पीएच तो डाउन होगा, ये तो सही बात है, लेकिन ये जो एमेंटाडिन या रिमेंटाडिन होता है ये M2 चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, और M2 चैनल के ब्लॉक होते ही ये जो प्रोटॉन आयंस हैं ये आरएनए में अंदर नहीं जा पाते, और जो कन्फर्मेशनल चेंज होना था M1 प्रोटीन का, जो कि मैट्रिक्स प्रोटीन है, इस मैट्रिक्स प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंज नहीं हो पाता इन द लो पीएच या एसिडिक पीएच, और ये कन्फर्मेशनल चेंज नहीं हो पाने के कारण इसका फ्यूज़न जो होता है एंडोसोम की मेम्ब्रेन से नहीं होता। ठीक है, एंड देन आरएनपी जो होते हैं यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं साइटोसोल में। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन। तो जो एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन हैं ये एक्चुअल में एडवांटेन डेरिवेटिव्स हैं, और ये एडवांटेन डेरिवेटिव्स अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस काम करते हैं, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी पर काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इन्फ्लुएंजा ए वायरस किसको अफेक्ट करता है? ह्यूमन को, स्वाइन को, फाउल को और इक्वाइन को, जबकि इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो होता है वो सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट करता है, और इन्फ्लुएंजा सी वायरस जो होता है वो स्वाइन को और ह्यूमन दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, स्वाइन को और ह्यूमन को दोनों को अफेक्ट करता है इन्फ्लुएंजा सी वायरस। लेकिन यहाँ पर ये जो एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन ड्रग है ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अगेंस्ट काम करती है, और करती क्या है? इट इनहिबिट वायरस अनकोटिंग। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो लो पीएच रहता है ये लो पीएच हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन में भी कन्फर्मेशनल चेंज करता है, तभी वो एंडोसोम की मेम्ब्रेन से बाइंड हो पाता है, और यही लो पीएच जो होता है वो M1 प्रोटीन के भी डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम एंटीवायरल ड्रग की नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अनकोटिंग के बाद में जीन एक्सप्रेशन होता है, और इस जीन एक्सप्रेशन के भी ब्लॉकर्स होते हैं। जीन एक्सप्रेशन होता है तो पॉलीप्रोटीन प्रोसेसिंग इनहिबिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉलीप्रोटीन प्रोसेसिंग इनहिबिटर ड्रग्स जो होती हैं ये NH3/4A प्रोटीएज इनहिबिटर्स होती हैं, और इनका नाम है बोसीप्रेविर एंड टेलाप्रेविर। बोसीप्रेविर एंड टेलाप्रेविर। तो बोसीप्रेविर एंड टेलाप्रेविर जो होते हैं ये एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के, और ये यूज़ होते हैं इन हेपेटाइटिस सी वायरसेस। So now we are starting to read inhibition of viral gene expression NH3/4A protease inhibitors। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं हेपेटाइटिस सी वायरस का, जो कि एक फ्लेविविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है। तो जब भी वायरस का जो जीनोम होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है mRNA में, mRNA बनाता है ट्रांसलेशन करके प्रोटीन।
तो इस mRNA का और प्रोटीन का जो है प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है कि आरएनए में प्रोसेसिंग होती है, लाइक आरएनए की कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है आरएनए में। उसके बाद में पॉली एडिनाइलेशन होता है, 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेशन होता है एमआरएनए में। और जो स्प्लाइसिंग होती है या जो क्लीवेज होता है, यहाँ जो क्लीवेज होता है वो प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होता है पॉलीप्रोटीन्स में, है ना, ताकि मोनोमर या फिर मोनोप्रोटीन्स बन सकें। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कुछ प्रोटीजेज एंजाइम जो कि पॉलीप्रोटीन को मोनोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के रेप्लिकेशन के लिए जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं सबसे पहले वो पॉलीप्रोटीन्स बनता है। तो एक सिंगल पॉलीप्रोटीन बनता है। ये सिंगल पॉलीप्रोटीन बाद में क्लीव्ड होता है और क्लीव्ड होकर के 10 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाता है। तो इसमें से एक प्रोटीन होता है NS3 और एक प्रोटीन होता है NS4A। ये दोनों आपस में भी बाइंड होते हैं। तो इससे जो NS3 की जो प्रोटीओलाइटिक एक्टिविटी है या प्रोटीएजेस एक्टिविटी जो है वो और बढ़ जाती है। तो ये पॉलीप्रोटीन का जो क्लीवेज होता है वो प्रोटीएजेस के कारण होता है। ये प्रोटीएजेस सेल्यूलर होते हैं और ये प्रोटीएजेस जो है वायरल कोडेड भी होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वायरल कोडेड प्रोटीएजेस की, और ये वायरल प्रोटीएस कोडेड प्रोटीएजेस जो होते हैं वो होते हैं NS3, NS4A। कभी कभी ये NS3 खुद भी जो है ऑटोमेटिक क्लीव होकर बनाता है NS3, NS4A, NS4B, NS5A और NS5B। और इस टाइप से ये प्रोटीएजेस एक्टिविटी जो रहती है वो पॉलीप्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्दर ये जो पॉलीप्रोटीन्स हैं जब क्लीव्ड होते हैं और मोनोप्रोटीन्स बनाते हैं तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, कुछ जो रिप्लिकेज होते हैं। तो ये अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाले भी होते हैं। अब यहाँ इन प्रोटीजेस को बाइंड करने के लिए या इन प्रोटीजेस की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग होती है वो है टेलाप्रेविर और बोसीप्रेविर। तो टेलाप्रेविर और बोसीप्रेविर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि वो प्रोटीजेस के साथ में बाइंड हो जाते हैं और इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। अगर इसकी एक्टिविटी इनहिबिट नहीं होती होगी तो यहाँ जो NS3 है, ये NS3 इज़ ए गुड इम्यूनोजन, क्योंकि ये इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को भी बढ़ाता है। तो NS3 यानी NS का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल। NS का क्या मतलब होता है? नॉन स्ट्रक्चरल। तो ये जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये गुड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अब जहाँ तक ये NS3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो N टर्मिनल होता है वो प्रोटीएज डोमेन होता है और जो C टर्मिनल होता है वो हेलिकेज डोमेन होता है। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे इनहिबिशन ऑफ वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। तो आफ्टर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में जीनोम रेप्लिकेशन होता है, और ये स्टेज जो रहती है इसमें 2 टाइप के इनहिबिशन होते हैं। पहला होता है पॉलीमरेज इनहिबिटर्स और दूसरा होता है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल हैं पॉलीमरेज इनहिबिटर्स के एसाइक्लोवीर, ज़िडोवुडीन और नेविरापिन। और जो इंटीग्रेज इनहिबिटर है इसका एग्जाम्पल है राल्टेग्राविर। तो अब हम एक के बाद एक इन सभी की स्टडी करेंगे। तो लगभग सभी एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो पॉलीमरेज इनहिबिटर होती हैं। तो ऑलमोस्ट वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। यहाँ कुछ वायरसेस हैं जैसे ह्यूमन हर्पीस वायरसेस एंड रिट्रोवायरसेस, इस पे जो है HIV वायरसेस, इसके बाद हेपेडना वायरसेस। तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन ड्रग्स का यूज़ जो होता है वो फ्लेवी वायरस में हेपेटाइटिस C वायरस के लिए भी होता है। सो मोस्ट ऑफ द अप्रूव्ड ड्रग्स आर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। तो ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं। सम ऑफ दिस न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स एक्चुअली मिमिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो आप ये समझ लें कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड जो मतलब पेंटोस शुगर, राइबोस पेंटोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं है, ये राइबोस पेंटोस शुगर है।
तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के एक्चुअल में एनालॉग्स होते हैं। सो दे आर एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। A few approved drugs are non-nucleoside inhibitors of the DNA polymerase और reverse transcriptase। तो एक तो दो टाइप की ड्रग्स हो गई, पहले हो गए जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एनालॉग्स होंगे, और दूसरे वो होते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो ऐसे दो टाइप की ड्रग्स हो गई that act by binding at the site other than the DNTP binding sites, and one approved drug inhibits HIV integrase। तो ये जो नेटिव न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। तो ये देखिए आप, जो एडिनिन ग्रुप है ये यहाँ जुड़ा हुआ है और ये बनाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। और डीऑक्सी कैसे कहा इसको, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है एक जगह, तो ये डीऑक्सी हो गया। और ये पेंटोस शुगर है ना। और यहाँ पर OH है, अदरवाइज़ यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप होके अगर ये ट्राईफॉस्फेट हो जाता तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता। ठीक है, अभी ये नेटिव न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ऐसे ही डीऑक्सी ग्वानोसिन है, तो ग्वानोसिन का ये जो ग्वानिन स्ट्रक्चर है ये पेंटोस शुगर के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर डीऑक्सी साइटिडीन है, जिसमें यहाँ साइटोसिन का जो ग्रुप है वो एक डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ा हुआ है। इसी के बाद में यहाँ डीऑक्सीथाइमिडीन है, जिसमें जो थाइमिन ग्रुप है वो यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा नेटिव न्यूक्लियोसाइड्स। और इसमें यहाँ पर ट्राईफॉस्फेट होते हैं तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप जुड़े होने के कारण ये है नेटिव न्यूक्लियोसाइड्स। अब हम वन बाय वन बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंटी हर्पीस वायरस DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स की, जो कि पॉलीमरेज का इनहिबिशन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एसाइक्लोविर एंड रिलेटेड ड्रग्स की। इसके बाद हम बात करेंगे जेनसाइक्लोविर एंड वेल जेनसाइक्लोविर ड्रग्स की। इसके बाद हम बात करेंगे सिडोफोविर एंड अदर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स की। देन इसके बाद हम बात करेंगे नॉन न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स ऑफ हर्पीस वायरसेस। इसमें आएंगे DNA पॉलीमरेज। तो जो DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है इसमें है फॉस्कार्नेट। इसके बाद हम बात करेंगे anti-HIV एंड HBV पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। यहाँ जो HBV है यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके बाद हम बात करेंगे जिडोवुडिन की। इसके बाद हम बात करेंगे लेमिवुडिन ड्रग की। इसके बाद हम बात करेंगे एंटी हेपेटाइटिस बी वायरस ड्रग्स की। इसके बाद हम बात करेंगे anti-HIV नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की। इसके बाद हम बात करेंगे रिबाविरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एक्टिव अगेंस्ट RNA वायरसेस की। और इसके बाद हम बात करेंगे एंटी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इंटीग्रेज इनहिबिटर्स की। तो सभी को वन बाय वन लेने के पहले यहाँ पर हम सभी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो एंटी हर्पीस वायरस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं इसमें एसाइक्लोविर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें यहाँ आप देखेंगे कि ये तो जो आपकी प्यूरिन रिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है, उसके साथ में ये चेन जुड़ी होती है एसाइक्लोविर। तो ये कहीं ना कहीं मिमिक्री करता है हमारे न्यूक्लियोटाइड के साथ में। इसके बाद दूसरा है वेल एसाइक्लोविर, ये एक प्रो ड्रग है। इसके बाद है जेनसाइक्लोविर, ये जेनसाइक्लोविर कुछ ऐसा दिखता है। देन इसके बाद में वेल जेनसाइक्लोविर, ये भी एक प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग ऑफ जेनसाइक्लोविर। इसके बाद में पेंसिक्लोविर ये एक ड्रग है। देन फेमसिक्लोविर ये एक प्रो ड्रग है। देन सिडोफोविर ऐसा दिखता है। इसके बाद हम बात करेंगे anti-HIV एंड anti-HBV हेपेटाइटिस बी वायरस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग की, जिसमें है जिडोवुडिन, देन स्टावुडिन, देन जेंसिटेबिन, देन लेमिवुडिन, देन इम्ट्रीसिटेबिन। देन इसके बाद है डिडानोसिन,
देन एबाकेवीर, देन टेनोफोवीर, इसके बाद है टेल्बुविडिन, देन इसके बाद है एडिफोवीर, देन इसके बाद है एंटिकावीर, देन रिबाविरिन। तो ये रिबाविरिन जो है ये एंटी आरएनए वायरस न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ओके, एंटी आरएनए वायरस न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। नाउ फर्स्ट कम्स टू द न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स में मेन जो ड्रग्स आती हैं वो वायरल पॉलीमरेज इनहिबिटर्स होती हैं, और इससे ट्रीटमेंट करते हैं हर्पीस वायरसेस का, हेपेटाइटिस बी वायरस का, HIV वायरस का, देन ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस का। हेपेटाइटिस सी वायरस का जो ट्रीटमेंट है वो रिबाविरिन से भी किया जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का मैकेनिज़्म क्या है कि ये जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं, और ये सबसे पहले फास्फोराइलेशन इनका होता है। जैसे इनका फास्फोराइलेशन होता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद में ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद हमको पता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्स में होते हैं। तो जहाँ पर भी फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स अब बाइंडिंग इनकी होना शुरू हो जाती है, तो ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग क्या करते हैं, पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देते हैं बाय कॉम्पिटिंग विद द नेचुरल सबस्ट्रेट DNTPs फॉर DNA पॉलीमरेज। तो DNTPs की जगह जो ये इसकी मिमिक्री करने वाले एनालॉग्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं, एंड आर यूजुअली ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्रोइंग न्यूक्लिक एसिड चेन। तो इसके कारण देर इज़ अ टर्मिनेशन ऑफ चेन, तो जो इलोंगेशन है वो रुक जाता है। अब हम बात करेंगे एसाइक्लोवीर एंड रिलेटेड ड्रग्स की फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, एंड फॉर वेरिसेला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, फास्फोराइलेशन ऑफ एसाइक्लोवीर बाय वायरल कोडेड काइनेज। तो वायरल कोडेड काइनेज से सबसे पहले फास्फोराइलेशन होता है एसाइक्लोवीर का, produces the compound acyclovir monophosphate, which is converted sequentially to acyclovir diphosphate and then acyclovir triphosphate। तो ये अब हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग हो गया बाय द सेल्यूलर एंजाइम्स। acyclovir triphosphate then inhibit herpes simplex virus and varicella zoster virus DNA polymerase। Inhibition of herpes simplex virus DNA polymerase इन विट्रो इज़ ए 3 स्टेप प्रोसेस। तो कैसे ये इनहिबिशन होता है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। इन द फर्स्ट स्टेप एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसको इनहिबिट करेगा, क्वेश्चन भी आता है ये कि एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट कॉम्पिटेटिवली किसको इनहिबिट करता है, तो डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। Incorporation high concentration of GTP can reverse inhibition at the early step। तो शुरुआत में तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, तो कोशिश करेगा कि यही जुड़े, लेकिन बाद में क्या होगा, जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तब एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट जुड़ना शुरू हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आते हैं, तो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट एंड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग DNA चेन अपोज द C रेसिड्यू। फाइनली जो थर्ड स्टेप है, तो अब ये जो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है ये DNA की चेन में ऐड हो गया है ना। अब थर्ड स्टेप क्या है, द पॉलीमरेज ट्रांसलोकेट टू द नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द टेम्पलेट बट कैन नॉट एड अ न्यू डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बिकॉज एसाइक्लोवीर कंटेन नो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एसाइक्लोवीर में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए अब नया यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। तो इसका मैं आपको फिगर जो है बताता हूँ कैसा होता है ये। देखिए, जो नॉर्मल डीऑक्सी ग्वानोसिन है, इसमें क्या होता है 1, 2 और ये 3, ये थर्ड फॉर्म पे यहाँ पे OH ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसमें भी जितने भी पेंटोज शुगर हैं, उन पेंटोज शुगर में जो राइबोस शुगर हैं, ये इन राइबोस शुगर में 1, 2 और थर्ड फॉर्म पे, थर्ड नंबर पे या 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, और ये OH ग्रुप क्या है, फर्दर दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ बाइंड होता है। लेकिन एसाइक्लोवीर को देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी टाइप का पेंटोज शुगर नहीं है, तो इसके कारण यहाँ थर्ड फॉर्म पे कोई जो है OH ग्रुप नहीं है।
तो ऐसे में जैसे ही ये बाइंड होता है तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो इनहिबिट हो जाती है, लीडिंग टू चेन टर्मिनेशन। Provided that the next DNTP is present, the viral polymerase freeze at this final step in a dead end complex, और finally एक dead end complex बन जाता है, leading to the apparent inactivation of the enzyme। और इससे क्या होता है, DNA polymerase भी जो होता है inactivated हो जाता है। अब हम बात करेंगे जेनसाइक्लोवीर एंड वेलजेनसाइक्लोवीर की। तो जेनसाइक्लोवीर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एसाइक्लोवीर था उसका फॉस्फोराइलेशन होने पर ही उसका एक्टिवेशन होता था, लेकिन जब होस्ट सेल इन्फेक्टेड होगी विथ ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस से, तो ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन होने के कारण जो एसाइक्लोवीर है उसका प्रॉपर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम आती है फॉस्फोराइलेशन होने में। इसलिए जो जेनसाइक्लोवीर ड्रग है ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है फॉर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। और ये फास्फोराइलेशन इसलिए भी है क्योंकि ये फास्फोराइलेशन जो होता है वो वायरस टायरोसिन काइनेज इनकोडेड एंजाइम से नहीं होता, जबकि ये फास्फोराइलेशन होता है होस्ट सेल काइनेज के कारण। तो होस्ट सेल काइनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो जेनसाइक्लोवीर है उसका फास्फोराइलेशन करे। तो यहाँ आपने पहले देखा था कि एसाइक्लोवीर का जो फास्फोराइलेशन हो रहा था वो वायरल कोडेड काइनेज के कारण हो रहा था, जबकि यहाँ जो जेनसाइक्लोवीर का फास्फोराइलेशन है वो होस्ट सेल काइनेज कोडेड हो रहा है। इसीलिए जेनसाइक्लोवीर ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन को क्योर करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है रेदर देन एसाइक्लोवीर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जेनसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर है, और जेनसाइक्लोवीर में जो 1, 2 एंड थर्ड, तो थर्ड फॉर्म पे यहाँ OH ग्रुप होता है, जबकि एसाइक्लोवीर में जो है OH ग्रुप नहीं होता है। तो OH ग्रुप नहीं होने के कारण ये चेन टर्मिनेशन कर देता है। लेकिन यहाँ आप जेनसाइक्लोवीर में देखेंगे तो इसमें जैसे ही जेनसाइक्लोवीर बाइंड होता है तो जेनसाइक्लोवीर के बाइंड होने के बाद में जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है वो भी इस OH ग्रुप के कारण जो होता है बाइंड होता है। तो जेनसाइक्लोवीर इज़ नॉट ए चेन टर्मिनेशन प्रोसेस, या फिर यूँ कहें कि जो जेनसाइक्लोवीर है, जेनसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेट चेन टर्मिनेटर। तो यहाँ एसाइक्लोवीर का हम कैसे वो एक्टिवेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एंड वेरिसेलो जोस्टर वायरस, थाइमिडीन काइनेज। तो ये थाइमिडीन काइनेज जो होता है ये वायरस कोडेड होता है, तो एक्टिवेशन होता है इसका। तो एक्टिवेशन होने पर एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट बनता है। तो देखिए एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड हो गया। फिर इसके बाद सेल्यूलर काइनेज क्या करता है, एसाइक्लोवीर डायफॉस्फेट बनाता है। तो देखिए डायफॉस्फेट बन गया। फिर सेल्यूलर काइनेज जो होता है वो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बनाता है, तो ये ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वायरल DNA पॉलीमरेज है, ये पूरा जो गोल गोल है ये एक वायरल DNA पॉलीमरेज है। और अभी तक जैसे ट्राइफॉस्फेट ग्वानोसिन जो था है ना, या ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट जो था ये यहाँ पर आता और ऐड होता, पर यहाँ ऐड होने के बजाय एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट जो है वो आके ऐड हो गया। इसके ऐड होने के बाद में चेन जो है टर्मिनेट हो गई, ये देखिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चेन यहाँ पर एसाइक्लोवीर आ गया, चेन टर्मिनेट हो गई, और इसके कारण जो नेक्स्ट ये जैसे ग्वानिन है इसके यहाँ पर साइटोसिन जुड़ना चाह रहा है, पर यहाँ OH ग्रुप नहीं है। OH ग्रुप नहीं होने के कारण अभी इससे ऐड नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट ड्रग है सिडोफोवीर एंड अदर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। तो जो सिडोफोवीर होता है वो सिडोफोवीर एक्चुअल में ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और सिडोफोवीर एनालॉग होता है डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो साइटिडीन से ही सिडोफोवीर हम याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ये इसका एनालॉग होता है। अब हम सिडोफोवीर की बात करेंगे। तो सिडोफोवीर जो होता है ये ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और दूसरा ये है कि ये डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट के एनालॉग होता है।
तो सी आप याद रख सकते हैं, साइटिडीन फॉर सिडोफोविर। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉग होते हैं। इसके बाद तीसरा इसमें यह है कि इसमें भी वही फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन के लिए सेलुलर एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो सेलुलर एंजाइम्स है काइनेज वगैरह, वो फॉस्फोराइलेशन करता है। तो इसमें भी पहले मोनोफॉस्फेट बनता है, फिर डायफॉस्फेट बनता है, इसके बाद में ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक इंट्रासेलुलरली बना रहता है, लॉन्ग टाइम तक इंट्रासेलुलरली बना रहता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो है कोलिन मेटाबोलाइट होता है, और जो कोलिन मेटाबोलाइट है ये इसको एज ए रिजर्वायर मिलता है, और ये लंबे टाइम तक इसके अंदर इंट्रासेलुलरली जो ड्रग है सिडोफोविर ये बनी रहती है। इसमें एक क्वालिटी और है कि जो इसके पहले हमने पढ़ा था, जो ड्रग थी इसके पहले जो जेनसाइक्लोवीर हमने पढ़ा था, तो जेनसाइक्लोवीर यूज़ करते थे पहले ट्रीटमेंट में फॉर ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस की डिसीज़ में। लेकिन जेनसाइक्लोवीर जो है वर्क नहीं करता है इन केस ऑफ म्यूटेंट LU97। तो ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस का जो LU97 म्यूटेंट है, इस पर जेनसाइक्लोवीर वर्क नहीं करता है। इसलिए जेनसाइक्लोवीर से भी बढ़िया बेस्ट ड्रग जो है वो है सिडोफोविर, क्योंकि सिडोफोविर LU97 म्यूटेंट पर भी वर्क करती है। तो ये ऑलमोस्ट वेरी गुड है जेनसाइक्लोविर से भी, क्योंकि इसका जो लॉन्गिविटी है, जो इसका लाइफ स्पान है वो ज़्यादा रहता है इंट्रासेलुलरली, हाफ लाइफ ज़्यादा रहता है इंट्रासेलुलरली, क्योंकि इसमें कोलिन मॉइटी रहती है या कोलिन मेटाबोलाइट रहते हैं। और दूसरा ये है कि ये LU97 जो म्यूटेंट है इसका भी डिसीज़ अगर हो जाए तो उसको क्योर कर सकता है। और इसमें तीसरी एक और ख़ास बात यह है कि वायरल काइनेज से ही ये फास्फोराइलेशन हो, इसका ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो सिलेक्टिविटी है, ये सिलेक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ये नॉन सिलेक्टिव होकर के वायरस के ऊपर अटैक करता है। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें चेन टर्मिनेशन नहीं होता पहली बार में, लेकिन ये है कि अगर दो सिडोफोविर आपस में इन ए रो बाइंड हो जाएं तो फिर ये बाद में चेन टर्मिनेशन करता है। तो चेन टर्मिनेशन बाकी की प्रॉपर्टी थी, जेनसाइक्लोवीर की तो प्रॉपर्टी नहीं थी वैसे, पर जेनसाइक्लोवीर के पहले जो एसाइक्लोवीर था उसमें प्रॉपर्टी थी कि चेन टर्मिनेशन हो जाता था। लेकिन जेनसाइक्लोवीर में चेन टर्मिनेशन नहीं होता, ये हमें पता है। अब यहाँ सिडोफोविर है तो सिडोफोविर में चेन टर्मिनेशन नहीं होता अनलेस टू सिडोफोविर रेसिड्यू आर इनकॉर्पोरेटेड इन ए रो। जब तक दो सिडोफोविर के रेसिड्यू रो में इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाए। इसके बाद सिडोरोफोर की एक और क्वालिटी है कि इसका जो डायफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है सिडोरोफोविर का, जो कि एनालॉग है डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट का, है ना। यहाँ देखिए आप CTP आ गया। तो जो डायफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है वो डी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट का एनालॉग है। वो क्या करता है, वो DNA पॉलीमरेज को भी इनहिबिट करता है। ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस के DNA के पॉलीमरेज को भी इनहिबिट करता है। तो इतना ज़्यादा ये पोटेंट होता है। इसके अलावा दो ड्रग अब और है इसी के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था सिडोफोविर एंड अदर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। तो अदर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग में दो ड्रग्स और हैं। पहली है टिनोफोविर, तो टिनोफोविर एंड दूसरी है एडिफोविर। ओके, तो ये दोनों जो है एनालॉग है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के एनालॉग कौन सी ड्रग है, टिनोफोविर। तो टिनोफोविर एंड एडिफोविर, टिनोफोविर एंड एडिफोविर। टिनोफोविर जो ड्रग है इट इज़ यूज टू ट्रीट HIV एंड हर्पी एंड हेपेटाइटिस B वायरस। तो टिनोफोविर किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, HIV एंड हेपेटाइटिस B वायरस। और एडिफोविर जो है वो यूज़ होता है हेपेटाइटिस B वायरस के ट्रीटमेंट में। पर ये दोनों ड्रग जो हैं, एक तो टिनोफोविर और एक एडिफोविर, ये सिडोफोविर से थोड़ी डिफरेंट है। ये दोनों ही ड्रग जो होती है ये चेन टर्मिनेशन करती है। तो ये पहली चीज़ है कि ये चेन टर्मिनेटर होती है।
ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो जब भी ये दोनों आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इन दोनों के प्रो ड्रग अवेलेबल हैं, तो इन दोनों के प्रो ड्रग पहले दिए जाते हैं, ओरली दे दिया जा सकता है इनको। लेकिन जो सिडोफोविर है ये ओरली नहीं दिया जा सकता, ये प्रो ड्रग नहीं है, इसलिए इसको आईवी देना पड़ता है। ओके, ये प्रो ड्रग नहीं है और अभी तक कोई मार्केट में सिडोफोविर की प्रो ड्रग नहीं आई है, इसलिए सिडोफोविर को आईवी ही दिया जाता है। तो अभी तक हमने जो ड्रग्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग थी। अब यहाँ ये है नॉन न्यूक्लियोटाइड इनिबिटर्स ऑफ हर्पीस वायरस डीएनए पॉलीमरेज। तो ये नॉन न्यूक्लियोटाइड या नॉन न्यूक्लियोसाइड इनिबिटर हैं। तो नॉन न्यूक्लियोसाइड इनिबिटर्स में जो फोस्कारनेट है इसकी हम बात करेंगे। फोस्कारनेट जो है, पहली चीज़ तो ये है कि फोस्कारनेट एक इसका जो पूरा नाम है वो है फॉस्फोफॉर्मिक एसिड। क्या है इसका पूरा नाम? फॉस्फोफॉर्मिक एसिड। और दूसरा ये है कि ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और नेफ्रोटॉक्सिक होती है इसलिए इसका बहुत रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है, और इसका तभी यूज़ है जब बहुत ज़्यादा सीवियर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो, या फिर वेरिसोला जोस्टर वायरस हो, या फिर ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हो वेरी सीवियर, और ऐसा हो कि जब बाकी ड्रग रेजिस्टेंट हो गई हो तभी इस फोस्कारनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तीसरा ये है कि फोस्कारनेट जो है पायरोफॉस्फेट का एनालॉग है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द पायरोफॉस्फेट। तो क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होकर चेन बनाता है तो 2 फॉस्फेट रिलीज़ करता है ना। तो इन 2 फॉस्फेट को हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। तो ये फोस्कारनेट जो होता है इसी पायरोफॉस्फेट का एनालॉग होता है। अब आप सोचें कि जब बहुत ज़्यादा पायरोफॉस्फेट आप पहले से ही सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या होता है कि इट प्रिवेंट नॉर्मल पायरोफॉस्फेट रिलीज, सो द पॉलीमरेज कैन नॉट कंप्लीट द कैटालिटिक साइकिल। क्या होता है, फिर से आप समझिए कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जब बाइंड होते हैं तो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करते हैं, और ये फॉस्फेट ग्रुप के एनालॉग अगर आपके पास में फोस्कारनेट है तो 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में पहले से ही फोस्कारनेट डला हुआ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पायरोफॉस्फेट हो जाने की संभावना रहेगी। तो इसके कारण ये जो आगे जो पॉलीमरेज की एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पायरोफॉस्फेट एनालॉग होने के कारण इट प्रिवेंट नॉर्मल पायरोफॉस्फेट रिलीज, सो द पॉलीमरेज कैन नॉट कंप्लीट द कैटालिटिक साइकिल। तो कैटालिटिक साइकिल नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे anti-HIV एंड हेपेटाइटिस बी वायरस पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। अब आप ये सोचें कि केवल इन दोनों के बारे में ही हमने क्यों डिस्कशन किया, क्योंकि anti-HIV तो जो HIV होता है वो रेट्रोवायरस होता है, और रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेडनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, और हेपेडनाविरिडी फैमिली जो है उसमें भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। और ये 2 ही ऐसे वायरस हैं, रेट्रोवायरस और हेपेडना वायरस, जिनमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। यानी कि इनको सबसे पहले रेट्रोवायरस को आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है, और हेपेडनाविरिडी को इसके जो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड और पार्शली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं उसको कंप्लीट डीएनए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए इन दोनों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एक्सीलेंट टारगेट है फॉर एंटीवायरल्स। और यहाँ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरी बात ये है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सेलुलर पॉलीमरेज नहीं होता, यानी कि सेल जो है खुद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, और ये वायरल कोडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। और इन्हीं 2 डिसीज़, यानी कि एक तो HIV और एक हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली डिसीज़, इन्हीं 2 डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए 2 मेडिसिन की हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, 2 ड्रग की हम डिस्कशन करेंगे। पहला ड्रग तो है
हमारा ज़िडोवुडीन। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ज़िडोवुडीन के बारे में, और दूसरा जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा लेमीवुडीन। तो लेमीवुडीन को हम 3TC कहते हैं। क्या कहते हैं? 3TC। और ज़िडोवुडीन को AZT होता है ज़िडोवुडीन। और दूसरा जो है वो है लेमीवुडीन, इसको 3TC कहते हैं, यानी कि लेमीवुडीन। ओके, 3TC यानी लेमीवुडीन, और AZT यानी ज़िडोवुडीन। ये दोनों ही ड्रग न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हैं, और अब हम वन बाय वन इन दोनों न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो ज़िडोवुडीन है, इसका एक्चुअल जो नाम है वो है एज़िडोथाइमिडीन, इसलिए इसका नाम AZT है, एज़िडोथाइमिडीन। और ये एक बेस्ट एड्स के ट्रीटमेंट की मेडिसिन है, और साथ में एक पोटेंशियल एंटी कैंसरस ड्रग भी है। तो ये HIV के ट्रीटमेंट के साथ साथ एंटी कैंसरस भी होती है, और ये 1985 में इसको डिस्कवर किया गया। 1985 में ये देखा गया है कि इसमें HIV से लड़ने की क्षमता है, या एंटी HIV प्रॉपर्टी है। अब AZT जो है वो भी एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, और इसमें जो शुगर मॉइटी होती है वो थोड़ी सी अल्टर्ड होती है। इसमें अल्ट्रेशन कहाँ पर है? इसमें अल्ट्रेशन ये है कि it is a thymine base attached to sugar in which the normal 3-hydroxyl has been replaced by azido group। तो आप ये समझें कि जो बेस है वो तो थाइमिन है। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड में पहली चीज़ क्या हो गई? बेस हो गया थाइमिन। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई? शुगर। तो शुगर में जो 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होकर के एजिडो ग्रुप होता है। क्या होता है? एजिडो ग्रुप होता है। तो आप इस फिगर पे अगर ध्यान दें तो ये हो गया आपका थाइमिडीन ग्रुप, और ये थाइमिडीन ग्रुप किससे कनेक्टेड है? शुगर मॉइटी से। और ये जो 3 प्राइम पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पर ज़िडोवुडीन वाले केस में OH ग्रुप नहीं होता, यहाँ एजिडो ग्रुप होता है। अब यहाँ पर HIV के केस में क्या होता है? HIV वायरस भी काइनेस कोड नहीं करता, तो वायरल कोडेड काइनेस HIV के पास नहीं होता, तो डेफिनेटली जो ज़िडोवुडीन होता है वो सेलुलर थाइमिडीन काइनेस से फॉस्फोराइलेट होता है, और ज़िडोवुडीन मोनोफॉस्फेट बनाता है, जो कि बाद में डाइफॉस्फेट बनाता है, और सेलुलर थाइमिडीन काइनेस से बाद में ये ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ठीक है। तो अब ये जो ज़िडोवुडीन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये चूँकि सेलुलर काइनेस से ट्राइफॉस्फेट बना है, तो ये सभी सेल के अंदर जितनी भी ऑलमोस्ट सभी डिवाइडिंग सेल्स होती है, सभी में एक्मुलेट होता है, सभी में जाता है। मतलब चाहे उसमें HIV वायरस हो चाहे ना हो, सभी डिवाइडिंग सेल्स के अंदर ज़िडोवुडीन एक्मुलेट होता है। अब ज़िडोवुडीन का सबसे बड़ा काम ये है कि भाई सेल के अंदर 2 चीज़ें हैं, DNA पॉलीमरेज भी है, और सेल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है। तो ये देखा गया है कि ज़िडोवुडीन ट्राइफॉस्फेट का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है, तब वो DNA पॉलीमरेज को छोड़ करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पीछे पड़ता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी को कम करता है। तो इस हिसाब से जितने भी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस सेल्स के अंदर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता शुगर मॉइटी में, इसलिए ये ऑब्लिगेटरी चेन टर्मिनेटर होता है। मतलब अब इससे कोई नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, अगर ये होता तो नया कोई न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता, तो इसके कारण जो है रेप्लिकेशन में चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ज़िडोवुडीन का ये स्ट्रक्चर मुझे मिला है, जिसमें जो N3 ग्रुप है ये एजिडो ग्रुप है, और ये एजिडो ग्रुप आप देखेंगे तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, और ये हो गया 3 कार्बन। तो 3 कार्बन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के बजाय एजिडो ग्रुप जुड़ा हुआ है।
और ये जो है, ये देखिए आप, ये थायमिन ग्रुप है। तो थायमिन ग्रुप यहाँ जो है शुगर मॉइटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देर इज़ चेंज इन द शुगर मॉइटी, और यहाँ पर 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल नहीं होकर के एजिडो ग्रुप होता है। ज़िडोवोडिन देने का एक ही ड्रॉबैक है कि ये सभी सेल्स में एक्मुलेट होता है, इसलिए ये बोन मेरो का सप्रेशन करता है, और साथ में बोन मेरो सप्रेशन होने के कारण न्यूट्रोपेनिया करता है, न्यूट्रोफिल की भी कमी हो जाती है, साथ में आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया भी हो जाता है। ज़िडोवोडिन की टॉक्सिसिटी का एक ये भी रीज़न है कि जो ज़िडोवोडिन ट्राइफॉस्फेट है, और इसके अलावा जो ज़िडोवोडिन मोनोफॉस्फेट है, ये टॉक्सिक होते हैं क्योंकि ये सेलुलर थायमिडिन काइनेस के अलावा बहुत सारे अलग अलग इसेंशियल एंजाइम्स के भी इनहिबिटर होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए पॉलीमरेज के लिए भी ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। ज़िडोवोडिन के रेजिस्टेंसी शो करने के कारण एक और नई ड्रग आई है, वो है स्टावोडिन। और स्टावोडिन को D4T ऐसे हम लिखते हैं, D4T, और विच हैज़ लेड देम टू बी कॉल्ड थायमिडीन एसोसिएटेड म्यूटेशन। तो ज़िडोवोडिन resistant mutations are also selected by another thymidine analog, स्टावोडिन, which has let them be called thymidine associated mutations। तो अल्टीमेटली अगर जो ऐसे वायरसेस हैं जो ज़िडोवोडिन से रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उनके लिए भी एक नई ड्रग आई है जिसको हम कहते हैं स्टावोडिन, और स्टावोडिन को D4T से हम एब्रीविएट करते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं ये होती हैं थायमिडीन एसोसिएटेड म्यूटेशंस, दैट इज़ द टेम्स। और ये हमें पता है कि जो ज़िडोवोडिन होता है उसमें थायमिन होता है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ थायमिन होता है वहाँ वहाँ पर म्यूटेशन होता है। तो इसीलिए ये थायमिडीन एसोसिएटेड म्यूटेशंस न्यूक्लियोटाइड में हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जहाँ जहाँ ज़िडोवोडिन में जैसे हम जानते हैं थायमिन होता है, तो जहाँ जहाँ थायमिन होगा वहाँ वहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो ड्रग्स दे रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग भी हो रही हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड में ही पूरा म्यूटेशन हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड एसोसिएटेड म्यूटेशंस। यानी कि टैम और नेम, या फिर टाम्स TAMS और नाम्स के नाम से हम इसको म्यूटेशंस को जानते हैं। तो जब भी एंटीवायरल ड्रग के कारण म्यूटेशन होता हो, और अगर वो थायमिडीन म्यूटेशन हो, तो उसको हम थायमिडीन एसोसिएटेड म्यूटेशंस कहते हैं, यानी टाम्स कहते हैं। और अगर वो न्यूक्लियोटाइड से एसोसिएटेड हो तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड एसोसिएटेड म्यूटेशन, यानी कि नाम्स। अब नेक्स्ट ड्रग है लामीवुडीन। लामीवुडीन को हम 3TC कहते हैं। लामीवुडीन को हम 3TC कहते हैं। अब जैसे ज़िडोवोडिन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज था, वैसे ही लामीवुडीन में भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंज है। लामीवुडीन को 1992 में डिस्कवर किया गया था, और ये एक एंटी HIV ड्रग है। अब इस लामीवुडीन का जो रिलेशन है, ये इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एमट्रीसिटाबिन। एमट्रीसिटाबिन, तो एमट्रीसिटाबिन एक ड्रग है जिससे क्लोजली रिलेटेड है, और एमट्रीसिटाबिन का एब्रीविएशन है FTC। तो ये लामीवुडीन जो है FTC से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हम जैसे जानते हैं कि ज़िडावुडीन में जो है 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एजिडो ग्रुप है, पर यहाँ पर अनयूजुअल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हम ये देखें कि अगर शुगर मॉइटी की बात करें, जो 5 पेंटो शुगर्स होती हैं उसकी अगर हम बात करें, तो शुगर मॉइटीज दैट कंटेन ए सल्फर एटम। तो शुगर मॉइटी में क्या मिलता है? सल्फर एटम मिलता है, पहली बात। दूसरा क्या है? एल स्टेरियो आइसोमर। तो जो शुगर मॉइटी है या शुगर है वो एल स्टेरियो आइसोमर होता है, जबकि नॉर्मली जो शुगर मॉइटीज़ होती हैं वो डी स्टेरियो आइसोमर होते हैं, है ना, किसमें? नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड के अंदर। पर यहाँ की जो शुगर है वो एल स्टेरियो आइसोमर है। तो एक तो इसका आइसोमेरिज्म भी चेंज हो गया, और दूसरा ये है कि इसमें सल्फर एटम भी आ गया।
यहाँ पर लामीवुडीन भी बाकी जैसा ही फास्फोराइलेट होता है, इसमें भी सेल्युलर एंजाइम्स की ही ज़रूरत पड़ती है और ये पहले मोनोफॉस्फेट बनाता है, फिर डायफॉस्फेट बनाता है, फिर लामीवुडीन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। और तो जो लामीवुडीन है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो अब जो रेप्लिकेशन है उसमें ये एज ए चेन टर्मिनेटर काम करेगा। ज़िडोवुडीन जैसा कि टॉक्सिसिटी शो करता था, यहाँ पर लामीवुडीन टॉक्सिसिटी शो नहीं करता। इसका एक रीज़न ये है कि लामीवुडीन स्पेशली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ एफिनिटी रखता है और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके साथ एफिनिटी नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि लामीवुडीन जो है टॉक्सिक इसलिए भी नहीं है क्योंकि भले ही ये सेलुलर काइनेस से एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि भले ये हर एक सेल में एक्मुलेट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ड्यू टू बाइंडिंग एफिनिटी विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये बाकी एंजाइम्स का इनिबिशन नहीं करता, बाकी इसेंशियल एंजाइम्स का इनिबिशन नहीं करता, बाकी डीएनए पॉलीमरेज का इनिबिशन नहीं करता, और सबसे बड़ी बात ये कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज का भी ये इनिबिशन नहीं करता है और ना ही होस्ट पॉलीमरेज का इनिबिशन करता है। तो ऐसे में जो लामीवुडीन ट्राइफॉस्फेट इज़ द बेस्ट ड्रग एंड इट इज़ नॉट टॉक्सिक, जबकि जो एजिडोवुडीन जो कि ज़िडोवुडीन है इज़ अ टॉक्सिक ड्रग एंड बोथ आर यूज्ड इन केस ऑफ द HIV। लेकिन अगर प्रेफर किया जाए तो लामीवुडीन इज़ द बेस्ट ड्रग देन द ज़िडोवुडीन। लेकिन अभी अभी ये देखने में आया है कि जो लामीवुडीन ड्रग है उससे सेल कल्चर के अंदर बहुत जल्दी रेजिस्टेंस ही आ रही है। तो इस ड्रग के अगेंस्ट में बहुत जल्दी पेशेंट जो होता है अगर ट्रीटमेंट दिया भी जाए तो रेजिस्टेंस ही आ जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो कोडॉन 184 नंबर का जो कोडॉन है उसमें मिथियोनिन की जगह वेलिन आकर के ऐड हो जाता है। मतलब जैसे ही 184 नंबर के जो कोडॉन में वेरिएशन आया तो मेथियोनिन की जगह वेलिन जो है एमिनो एसिड जुड़ रहा है और इसके कारण जो है म्यूटेशन हो रहा है और रेजिस्टेंसी आ रही है। अब हम anti-HBV ड्रग्स की बात करेंगे। तो anti-HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो हेपेटाइटिस बी वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? हेपेडना विरिडी से। और हेपेडना विरिडी के लिए जो ड्रग्स हैं वो भी न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ड्रग्स हैं। ऐसी 5 न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ड्रग्स हैं जिसका यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए किया जाता है। तो पहली हो गई आपकी लामीवुडीन जिसको हम 3TC कहते हैं। दूसरी हो गई टिनोफोवीर। तो टिनोफोवीर और लामीवुडीन दोनों ही जो है HIV के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड ड्रग हो गई वो हो गई एडिफोवीर। फिर इसके बाद में टेल्बीवुडीन। टेल्बीवुडीन चौथे नंबर की ड्रग हो गई जिसका यूज़ करते हैं। और 5वें नंबर की ड्रग हो गई एंटेकावीर। तो एंटेकावीर, टेल्बीवुडीन, एडिफोवीर, टिनोफोवीर और लेमीवुडीन, ये 5 ड्रग्स ऐसी हैं जिसका यूज़ हेपेटाइटिस बी वायरस के ट्रीटमेंट में करते हैं। अभी हमने लामीवुडीन के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद हमने टिनोफोवीर के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने एडिफोवीर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं टेल्बीवुडीन के बारे में। तो टेल्बीवुडीन जो है एक एल थाइमिडीन होता है, मतलब केवल एल थाइमिडीन होता है। ये टेल्बीवुडीन क्या होता है? एल थाइमिडीन होता है। जैसे बाकी जो है बाकी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हमने पढ़े, तो ये टेल्बीवुडीन क्या होता है? एल थाइमिडीन होता है। और दूसरा ये है कि इसका जो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लामीवुडीन जैसा ही होता है, यानी कि एल स्टेरियो आइसोमर ही होता है ये भी। ओके। और दूसरा एक 5वें नंबर की जो ड्रग है वो है एंटेकावीर। तो एंटेकावीर क्या है? एंटेकावीर एक डीऑक्सीगोनोसिन न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सीगोनोसिन न्यूक्लियोटाइड है। तो मतलब डीगोनोसिन न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग ही है ये। तो ऐसे में इसमें क्या होता है? इन विच द ईथर ऑक्सीजन ऑफ द शुगर इज रिप्लेस्ड विथ एक्सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ सबसे ऊपर ईथर का ऑक्सीजन होता है वो हट जाता है और वहाँ पर एक्सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है इन केस ऑफ एंटेकावीर। ओके, सो दिस इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ लेमीवुडीन। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर
जो है एक सल्फ़र ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक है एंटिकावीर। एंटिकावीर में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की जगह डबल कार्बन बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर ये जो डबल कार्बन बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर भी सी पर डबल कार्बन है और यहाँ पर भी सी पर ये डबल कार्बन बॉन्ड है। तो एंटिकावीर में शुगर मॉइटी पर डबल कार्बन बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इन पांचों ड्रग का सेम है। ये सभी जो होते हैं मोनोफॉस्फेट बनाते हैं। सेल्यूलर एंजाइम की ही प्रेजेंस में या सेल्यूलर थायमिडिन काइनेस के ही प्रेजेंस में ये मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनाते हैं, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होने के कारण न्यूक्लियोटाइड के चेन से बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद में इस चेन का टर्मिनेशन कर देते हैं। तो यही मैकेनिज़्म इनमें भी है, जो हमने इन 5 ड्रग्स के बारे में आपको बताया है, जो कि 5 ड्रग्स लेमिवुडीन है, टिनोफोवीर है, इसके बाद एडिफोवीर है, टेल्बीवुडीन है और एंटिकावीर है। ये पांचों ड्रग यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के ट्रीटमेंट में, और हेपेटाइटिस बी वायरस होता है हेपेडना विरिडी फैमिली के वायरस से। नाउ अब हम बात करेंगे एंटी HIV नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, यानी कि NNRTIS। एंटी HIV नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, यानी कि ऐसे इनिबिटर्स जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करते हों, लेकिन वो नॉन न्यूक्लियोसाइड वाले हों। मतलब अभी तक हमने जो पढ़े वो सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग थे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं HIV के नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स की। तो इन ड्रग्स के जो नाम हैं, जो कि एंटी HIV नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स हैं, उनके नाम हैं इफाविरेंज, दूसरा है नेवीरेपिन या फिर नेवीरेपाइन। तो पहला था इफाविरेंज, दूसरा है नेवीरेपाइन, तीसरा है डेलाविरडीन, चौथा है इट्राविरीन, और अभी 2011 में रिसेंटली जो पांचवी ड्रग आई है वो है रिल्पीविरिन। ऐसे करके 5 ड्रग जो है FDA ने, फूड एंड ड्रग ऑथराइजेशन ने अप्रूव की है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव की है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। और ये सभी के सभी ड्रग्स जो हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स हैं। ये ड्रग्स रिपीट कर रहा हूँ, इफाविरेंज, फिर नेवीरेपिन या फिर नेवीरेपाइन, फिर इसके बाद है डेलाविरिडीन, फिर है इट्राविरीन, इसके बाद पांचवी जो 2011 में आई है वो है रिल्पीविरिन। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, दिस ड्रग्स आर डायरेक्टली इनिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये कैसे डायरेक्टली इनिबिट करती हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को? क्योंकि इनके ड्रग्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, और पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं कि वो बटरफ्लाई विंग्स बनाते हैं, और ये बटरफ्लाई विंग्स सीधे बाइंड करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। तो जैसे ही ये ड्रग्स बाइंड करती हैं, या जैसे ही ये नॉन न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स बाइंड करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, और इस टाइप से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी को ये इनिबिट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिबाविरिन, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एक्टिंग अगेंस्ट RNA वायरस। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा था, ये कुछ HIV के बारे में, कुछ हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ RNA वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हमारा पहला न्यूक्लियोसाइडेज एनालॉग है ये, और न्यूक्लियोसाइडेज एनालॉग क्या है? रिबाविरिन। तो ये जो रिबाविरिन ड्रग है, ये ड्रग, इसमें पहली बात तो ये है कि ये ड्रग यूज्ड होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, पहला।
तो सीवियर रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के ट्रीटमेंट में, और दूसरा ये यूज़ होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रीटमेंट में। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो बिलोंग्स करता है फ्रॉम फ्लेविविरिडी फैमिली। और जहाँ रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको दिया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन के साथ में रिबाविरिन दिया जाता है, तब जाकर के सीवियर रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर रिबाविरिन का जो ट्रीटमेंट है वो एज ए मोनोथेरेपी दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के। तो सीवियर रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस बिलोंग्स करता है फ्रॉम पैरामिक्सोविरिडी फैमिली, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है रिबाविरिन देते हैं। जबकि अगर हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना हो तो हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रीटमेंट के लिए रिबाविरिन के साथ में इंटरफेरॉन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये इट बिलोंग्स फ्रॉम फ्लेवी वायरस, है ना, फ्लेविविरिडी फैमिली। और हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रीटमेंट के लिए देखा गया है कि जब भी रिबाविरिन देते हैं तो स्मॉल रिडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस फ्रॉम प्लाज्मा, लेकिन जैसे ही इंटरफेरॉन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो सबस्टेंशियली इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ द थेरेपी। रिबाविरिन स्ट्रक्चरली एनालॉग है न्यूक्लियोसाइड्स के, और ये देखा गया है कि इसमें नॉर्मल राइबोज शुगर होती है, साथ में ये रिजेंबल करता है प्यूरिन से। तो प्यूरिन में क्या आ गया, एडेनिन भी आ गया, गोनिन भी आ गया। तो हो सकता है कि ये एनालॉग हो प्यूरिन के, मतलब एडेनिन के या गोनिन के, क्योंकि प्यूरिन में दो आते हैं, एडेनिन भी आता है, गोनिन भी आता है। तो पहला तो ये है। तो अभी तक इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वो पता नहीं चला है रिबाविरिन का। तो रिबाविरिन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस टाइप से बना हुआ है। तो ये प्यूरिन एनालॉग है और इसका जो राइबोज शुगर है वो भी नॉर्मल रहती है। नाउ इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो रिबाविरिन सेलुलर काइनेस के प्रेजेंस में या सेलुलर थायमिडिन काइनेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मोनोफॉस्फेट में, मतलब इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब ये जो मोनोफॉस्फेट है ये इनहिबिट करता है सेलुलर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस को, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस को। तो ऐसा करने पर इट लोअर्स जीटीपी पूल। तो जैसे ही गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कम होगा तो वैसे ही जो रेप्लिकेशन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी जो है एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि बाकी न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स जो हैं या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग वैसे काम नहीं कर रहे चेन टर्मिनेशन करके, जबकि यहाँ पर मतलब वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिबाविरिन है वो चेन टर्मिनेशन जैसा काम नहीं कर रहा। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से काम करता है। यहाँ पर ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज का इनहिबिशन करता है, जिससे कि जीटीपी पूल अपने आप कम हो जाता है, और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कम होने पर ऑटोमेटिक चेन टर्मिनेशन हो जाता है। इसके अलावा जो रिबाविरिन है उसका दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिशन करता है, और इस टाइप के इनहिबिशन को हम कहते हैं ईरर कैटास्ट्रॉफ। आरएनए पॉलीमरेज के इस टाइप के इनहिबिशन के मैकेनिज्म को कहते हैं ईरर कैटास्ट्रॉफ। तो यहाँ पर ये जो ईरर कैटास्ट्रॉफ है इसका मतलब ये है कि ये ऐसा काम करवाएगा कि जैसे ही रिबाविरिन इनकॉर्पोरेट होता है वायरल आरएनए पॉलीमरेज से, तो वैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बहुत सारे हाई म्यूटेशंस ऑफ वायरस बनाने लगता है। मतलब नॉर्मल डीएनटीपी तो जोड़ेगा ही नहीं, एबनॉर्मल डीएनटीपी जोड़ता चला जाएगा, जिससे कि बहुत हाईली म्यूटेशन ऑफ वायरस देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप के एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ा, और हम स्टेज बाय स्टेज इसको देखते चले गए कि यहाँ रेप्लिकेशन में जो पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। ये भी जीनोम रेप्लिकेशन का ही एक पार्ट है, और इंटीग्रेज इनहिबिटर वो होते हैं जो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जब वायरस के जीनोम को क्रोमोसोम वगैरह में इंसर्ट होना होता है, तो इंसर्ट होने के टाइम पर इंटीग्रेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो कि इस इनहिबिशन को रोकें
वो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो स्टेज है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एंटी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस इंटीग्रेज इनहिबिटर्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एंटी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। इस इनहिबिटर्स का काम ये है कि जो इंटीग्रेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करना। इंटीग्रेज एंजाइम क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम के 3 अलग अलग पीस होते हैं। पहला होता है एन टर्मिनल जिंक फिंगर डोमेन, बीच का होता है कोर डोमेन। ये कोर डोमेन 3 अलग अलग एसिडिक इसको हम बोलेंगे एसिडिक रेसिड्यूज़। तो ये 3 अलग अलग एसिडिक रेसिड्यूज़ का बना होता है और ये मैग्नीशियम के साथ बाइंड होता है और कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में सी टर्मिनल होता है, तो ये सी टर्मिनल है इसका। ऐसे 3 अलग अलग इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस इंटीग्रेज का क्या काम होता है, ये जो प्रो वायरस है उसको बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा कि जो रेट्रोवायरस का DNA है cDNA, उसके एंड्स पर LTR होते हैं और इसमें 4 अलग अलग जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये क्या होते हैं, 3 एंड प्रोसेसिंग इसकी होती है और 3 एंड प्रोसेसिंग कौन करता है, ये इंटीग्रेस करता है। जब 3 एंड प्रोसेसिंग होती है तो फाइनली ये जो DNA सीक्वेंस है ये होस्ट के DNA सीक्वेंस से बाइंड हो जाता है और इस मेथड को हम बोलते हैं टारगेट सेलुलर DNA का स्ट्रैंड ट्रांसफ़र। और ये स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होकर के इस टाइप से ये रिपेयर होकर लाइगेशन हो जाता है। तो यहाँ एक ड्रग का यूज़ होता है जो इस स्ट्रैंड ट्रांसफ़र को रोकता है और इसका नाम है राल्टेग्राविर। राल्टेग्राविर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो ये था मैकेनिज़्म इंटीग्रेज इनहिबिटर्स का जिसका नाम है राल्टेग्राविर। और यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है वो इंटीग्रेज की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव बने। तो ये जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स होते हैं इनमें डाइकीटो एसिड मॉइटी होती है जो कि इस मेटल आयन यानी कि मैग्नीशियम आयन से बाइंड करते हैं। और दूसरा इसमें एक एडिशनल मॉइटी होती है दैट बाइंड टू द एंजाइम। तो इंटीग्रेज एंजाइम से बाइंड करने के लिए एक एडिशनल मॉइटी होती है और जो डाइकीटो एसिड मॉइटी है वो मैग्नीशियम के साथ बाइंड करती है। और इस ड्रग का जो मैंने नाम बताया है वो है राल्टेग्राविर, जिसका यूज़ किया जाता है एज ए इंटीग्रेज इनहिबिटर। अभी 2012 में एक नई ड्रग है जिसका नाम है एल्विटेग्राविर और ये एक अनदर इंटीग्रेज इनहिबिटर है। इसको भी अप्रूवमेंट मिला है। साथ में एक और ड्रग है जो कि डोलुटेग्राविर है और विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट मैनी राल्टेग्राविर रेजिस्टेंट म्यूटेंट। तो ऐसे बहुत सारे HIV वायरस है जो कि म्यूटेंट होते हैं और जो रेजिस्टेंट होते हैं राल्टेग्राविर से। तो एक डोलुटेग्राविर जो होती है एक वो दूसरी ड्रग है जिसका यूज़ ऐसे में किया जाता है। तो अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स के इनहिबिटर्स पढ़े हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन की जो है वो है असेंबली एंड मैचुरेशन। और असेंबली और मैचुरेशन को इनहिबिट करने वाला जो ड्रग्स होता है वो होता है मैचुरेशनल प्रोटीएज इनहिबिटर्स और इसके एग्जांपल हैं सेक्विनावीर एंड रिटोनावीर। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो नाउ comes to the inhibition of viral assembly and maturation, that are the protease inhibitors। तो protease inhibitors के रोल के पहले हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है उसको पढ़ते हैं कि जब भी वायरस जैसे फॉर एग्जांपल HIV वायरस ये भी असेंबली करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड की असेंबली के लिए जब भी अपना विरियन तैयार करते हैं तो इस स्टेज को मैचुरेशन कहते हैं। और मैचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे प्रोटीजेस जो कि मैचुरेशन में इन्वॉल्व हों। तो प्रोटीजेस की हेल्प से ही मैचुरेशन होता है, अदरवाइज मैचुरेशन नहीं हो पाता। तो जो ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड एज ए प्रोटीज इनहिबिटर्स उनके नाम हैं सेक्विनावीर, इसके बाद रिटोनावीर जो हम पहले बता चुके हैं, इसके बाद और इसके अलावा और भी नई नई ड्रग्स आई हैं जैसे कि लोपिनावीर, देन एम्प्रीनावीर,
एंड इट्स प्रो ड्रग, जो एम्प्रीनावीर की प्रो ड्रग है वो है फोसा एम्प्रीनावीर। और इसके अलावा प्रो ड्रग तो ये हो गई। अब इसके अलावा है इंडीनावीर, देन नेल्फिनावीर, देन एटाजानावीर, देन दारूनावीर एंड टिप्रानावीर। तो ये अलग अलग ड्रग्स के नेम हैं। ये रिपीट कर रहा हूँ, सेक्विनावीर, रिटोनावीर, देन इसके अलावा है लोपिनावीर, देन एम्प्रीनावीर। एम्प्रीनावीर का जो प्रो ड्रग है वो है फोसा एम्पीनावीर। फिर इसके बाद में इंडीनावीर, देन नेफिनावीर, देन एटाजानावीर, देन दारूनावीर, देन टिप्रानावीर। तो ये जो ड्रग्स हैं, दिस ड्रग्स आर प्रोटीज इनिबिटर्स एंड दे इनिबिट द मैचुरेशन ऑफ द पर्टिकुलर वायरस. So these are the structures of different antiviral drugs, that is the protease inhibitors. Ritonavir, then sequinavir, then lopinavir, then indinavir, then etazanavir, then nelfinavir, then एम्प्रीनावीर, देन ये एक प्रो ड्रग है फोसाएम्पीनावीर, देन दारूनावीर, देन टिप्रानावीर। तो ये अलग अलग जो है ड्रग्स हैं, जिसमें एक ही फोसा एम्प्रीनावीर जो है प्रो ड्रग है। और इन सभी ड्रग्स का जो है यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV, और दीज आर द एंटी HIV प्रोटीज इनिबिटर्स। तो क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी से ये देखा गया कि ये जो प्रोटीज इनिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं, जो प्रोटीज है उसके साथ बाइंड होते हैं और बाइंड होने पर एक क्लोज फ्लैप बनाते हैं, तो जिसके कारण एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। पर ये जो कन्फर्मेशनल चेंज प्रोटीज का नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और मतलब ये देखें आप कि जो प्रोटीज होता है वो मैचुरेशन के टाइम पर खुद के कन्फर्मेशन में चेंज करता है, पर जब ये ड्रग बाइंड हो जाती है तो एक फ्लैप बन जाता है, और फ्लैप बनने के कारण दे आर अनेबल टू अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, दैट हेल्प्स फ्रॉम द एक्टिव साइट। तो प्रोटीज अल्टीमेटली एक्टिवेट हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसके साथ कौन बाइंड हो जाता है, ये प्रोटीज इनिबिटर वाली जो ड्रग्स हैं बाइंड हो जाती हैं। और आपको पता है कि अगर ये जो प्रोटीजेस हैं ये अगर मैचुरेशन नहीं करेंगे तो जो विरियन पार्टिकल बनेगा, मतलब असेंबली तो होगी विरियन पार्टिकल की, और ये इमेच्योरली बडिंग के थ्रू बाहर निकल भी जाएंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली नॉन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होंगे और इमेच्योर होंगे। तो मतलब फाइनली यही है कि जो प्रोटीज है उसी को टारगेट बना करके ड्रग्स की डिस्कवरी की गई है, ताकि इस टाइप के अगर इन नॉन इन्फेक्शियस या इमेच्योर पार्टिकल ही रिलीज़ हों, और HIV से जो डिसीज़ हुई है या HIV जो डिसीज़ हुई है इससे कैसे भी प्रिवेंशन किया जा सके और HIV का ट्रीटमेंट किया जा सके। नाउ हमारी ऑल द स्टेप्स हैज़ बिन कंप्लीटेड एक्सेप्ट द लास्ट स्टेप। जो वायरस की लास्ट स्टेप होती है वो होती है इग्रेस एंड रिलीज़। तो असेंबली तो हो गई, और हमने यहाँ देखा कि हमने प्रोटीज इनिबिटर्स का यूज़ करके इमेच्योर विरियन पार्टिकल्स बना लिए। पर मान लीजिए अगर हमें इसका इग्रेस रोकना है या फिर इसके रिलीज़ को रोकना है, तो ऐसे इनिबिशन के लिए इनिबिटर्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरामिनिडेज इनिबिटर्स। और न्यूरामिनिडेज इनिबिटर्स जो हैं वो हैं जानामिवीर और ओसेल्टामिवीर, ये एक एग्जांपल हैं। तो अब हम इन न्यूरामिनिडेज इनिबिटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। So now we are studying about the inhibition of viral release, that is in case of the influenza virus, neuraminidase inhibitors. तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं दे आर कम्स अंडर ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली, और इसमें हेमोग्लूटिनिन्स और न्यूरामिनिडेज होते हैं। तो हम यहाँ न्यूरामिनिडेज का इनिबिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग्स। एक्चुअल में होता क्या है कि हमें ये पता है कि जब भी इन्फ्लुएंजा वायरस किसी होस्ट सेल को अटैक करता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वायरस ए है, इन्फ्लुएंजा वायरस बी है, तो ये अटैक करने के टाइम पर क्या होता है, वायरस होस्ट सेल से अटैच होता है। और अटैचमेंट के लिए हमको पता है कि जो हीमोग्लूटिनिन्स होते हैं वो होस्ट सेल के रिसेप्टर यानी कि
सिएलिक एसिड के साथ बाइंड होते हैं, और जैसे ही ये बाइंडिंग होती है वैसे ही जो जो वायरस हैं वो अंदर आ जाते हैं, होस्ट सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं। यहाँ जो सिएलिक एसिड है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आते हैं वायरस रेप्लिकेशन करते हैं और वापस से न्यू विरियॉन्स बनाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस को वापस से इग्रेस होना है, यानी कि वापस बाहर जाना है। तो अभी तक हीमोग्लूटिनिन ने क्या करा, बाइंडिंग करी सिएलिक एसिड के साथ में और अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर जाने के लिए वापस से हीमोग्लूटिनिन जो होते हैं वो सिएलिक एसिड के साथ बाइंड होते हैं, ताकि जैसे भी ये सिएलिक एसिड के साथ बाइंड हों वैसे ही वायरस पार्टिकल बाहर आ जाएं। लेकिन वापस वही प्रॉब्लम आती है कि सिएलिक एसिड जो होता है वो हीमोग्लूटिनिन के साथ बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग रखता है कि वो उसको छोड़ता नहीं। तो वायरस कैसे निकलेगा, और वायरस अगर निकलता भी है तो इट विल रिमेन अटैच्ड टू होस्ट सेल, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पर वायरस एक और प्रोटीन जो कि न्यूरामिनिडेज होता है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जो होता है ये भी बाइंड रहता है, मतलब ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि विरियॉन के स्ट्रक्चर में मिलता है। ये एक एंजाइम भी है। ये क्या करता है, ये सिएलिक एसिड को डिग्रेड कर देता है, सिएलिक एसिड को डिग्रेड कर देता है। तो सिएलिक एसिड के डिग्रेडेशन से होता ये है कि वायरस जो होता है रिलीज हो जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज़्म है। तो अब हम सिएलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आउटर शीट्स ये जो हैं ये सिएलिक एसिड है, और ये पॉकेट्स बनाती है, और इस पॉकेट के सेंटर में जो सेंटर में ये जो न्यूरामिनिडेज है ये आके बाइंड होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये बाइंडिंग होती है। आउटर साइड में सिएलिक एसिड है, सेंटर में न्यूरामिनिडेज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सिएलिक एसिड है ये इस टाइप के स्ट्रक्चर का होता है, या तो ये ले लें या फिर ये ले लें, तो ये भी ऐसा ही होता है। और इसमें अंदर की तरफ जो है न्यूरामिनिडेज के बाइंडिंग की साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी न्यूरामिनिडेज जो है अंदर की तरफ इस टाइप से बाइंड हुआ है, ऐसी ही साइट्स ये होती हैं न्यूरामिनिडेज के बाइंडिंग की। तो जैसे ही न्यूरामिनिडेज बाइंड होता है जो सिएलिक एसिड है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जानामिविर जो बनाया गया, उस जानामिविर में सिएलिक एसिड का ही एनालॉग बनाया गया इसको, लेकिन बस इसके अंदर ये रखा गया कि जो ग्वानाडिनो ग्रुप है उसको इसमें ऐड कर दिया गया। तो ग्वानाडिनो ग्रुप इज एडेड इनटू द जानामिविर। ठीक है, तो जब ग्वानाडिनो ग्रुप जो होगा ऐड हो जाएगा तो अब ये जो पॉकेट है ये फ्री नहीं बचेगा फॉर न्यूरामिनिडेज फॉर द रिएक्शन। वहीं जो दूसरी ड्रग है ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर मेक्स यूज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक रिंग बेस्ड ऑन ए ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग ऑफ द सिएलिक एसिड। तो ओसेल्टामिविर भी सिएलिक एसिड का एनालॉग ही है, एक्सेप्ट ओसेल्टामिविर में जो है एक कार्बोक्सिलिक रिंग डाल दी गई। तो ये देखिए जो ओसेल्टामिविर है ये ओसेल्टामिविर है, और इसमें ये जो है ये एनालॉग है सिएलिक एसिड का, लेकिन ये इसके अंदर बस ये किया गया कि इन्होंने यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक रिंग को डाल दिया गया। तो ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक रिंग है, COO कार्बोक्सिलिक रिंग, इसको इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर। तो ऐसा करने पर जो सारे पॉकेट्स थे, मतलब जो थर्ड पॉकेट भी था वो भी ऑक्यूपाई हो गया। तो ऐसा करने पर अब जो है न्यूरामिनिडेज एक्ट नहीं कर पाएगा और इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन अभी धीरे धीरे इसकी भी रेजिस्टेंसी आने लगी है। अभी ये देखा गया है कि एवियन H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं वो ओसेल्टामिविर रेजिस्टेंट हो गए हैं, जानामिविर सेंसिटिव वायरसेस हैं। तो इस प्रकार से इनमें भी ड्रग्स में ओसेल्टामिविर में जानामिविर में रेजिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे ही एक और न्यू ड्रग है जिसका नाम है पेरामिविर। तो पेरामिविर इज़ अप्रूव्ड इन जापान एंड कोरिया बट नॉट येट इन द यूनाइटेड स्टेट। Nevertheless, in 2009 it was authorized
for emergency use in severe cases of pandemic H1N1 influenza in hospitalized patient। तो कोरिया और जापान में तो पेरामिविर आ गई है, जिसको यूनाइटेड स्टेट ने वहाँ अपने आप अभी तक अप्रूव नहीं किया है, पर इमरजेंसी केसेस में जापान कोरिया में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में इसका यूज़ किया गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एंटीवायरल ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा, और हमने जो वायरस की स्टेप्स होती हैं उन सभी स्टेप्स में किस प्रकार से एंटीवायरल ड्रग्स काम करती है उसको हमने समझा। नाउ नेक्स्ट है एंटीवायरल थेरेपीज दैट टारगेट इम्यून प्रोसेसेस। तो आप सोचें कि इम्यून प्रोसेस को भी टारगेट करने वाली एंटीवायरल थेरेपी आती है। इस टाइप की एंटीवायरल थेरेपी में दो ड्रग्स हैं। पहली है इमिक्विमोड एंड इंटरफेरॉन। इमिक्विमोड एंड इंटरफेरॉन। तो यहाँ पर इमिक्विमोड किसी टाइप का वायरल एप्लीकेशन नहीं रोकती, जबकि इमिक्विमोड और जो इंटरफेरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। तो दे इन्हांस द इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। इमिक्विमोड जो होता है बहुत सारी डिसीज़ में, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस की डिसीज़ में यूज़ में लिया जाता है। ये इंटरेक्ट करता है विद द टोल लाइक रिसेप्टर TLR7, TLR8 टू बूस्ट इन्नेट इम्यूनिटी। तो इमिक्विमोड किससे इंटरेक्ट करता है? TLR7 और TLR8 से, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग सिक्रेशन ऑफ इंटरफेरॉन्स। और साथ में इमिक्विमोड क्या करता है? इंटरफेरॉन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। इंटरफेरॉन अल्फ़ा इज़ अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस होता है फ्लेविविरिडी से, और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो होता है हेपेटनाविरिडी से। देन इसके अलावा कॉन्डिलोमा एक्यूमिनाटा which is caused by certain human papilloma viruses, and Kaposi sarcoma which is caused by Kaposi sarcoma associated herpes virus, that is the human herpes virus 8। तो इस टाइप से इनका यूज़ किया जाता है, और these are the immune proteases that target the immune processes। Now, after completion of the mechanism of action of different antiviral drugs and completion of its detailed discussion about limitations, now I am just giving in short that scope of the future direction of this antiviral drugs. So antiviral drugs ameliorate viral disease and save life। तो ये तो हम जानते हैं, और इसका फ्यूचर स्कोप भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटीवायरल ड्रग्स डिस्कवरी करें, सो दैट वी कैन एमेलियरेट वायरल डिसीजेस एंड सेव लाइफ्स। सो इसका फर्स्ट फ्यूचर डायरेक्शन यही है। इसके लिए कोशिश ये करें कि हम होस्ट और वायरस के इंटरेक्शन को समझें, वायरस के रेप्लिकेशन को समझें, और साथ में एंटीवायरल एजेंट्स के एक्शन को, उसके मैकेनिज़्म को समझें, ताकि हम नए नए अलग अलग एंटीवायरल ड्रग्स की डिस्कवरी कर सकें। लाइकवाइज एंटीवायरल एजेंट्स प्रोवाइड द वायरोलॉजिस्ट विथ एक्सीलेंट टूल with which to investigate viral biology and biochemistry and the biology and biochemistry of virus host। तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम है कि हम एंटीवायरल एजेंट्स का जस्ट टू नो द वायरल बायोलॉजी, जस्ट टू नो द बायोकेमिस्ट्री ऑफ वायरसेस, एंड जस्ट टू नो द होस्ट बायोकेमिस्ट्री towards the viruses। So it is the best opportunity to understand the antiviral the different biology and biochemistry with the help of this antiviral agents। Now जो तीसरा स्कोप है एंड फ्यूचर डायरेक्शन ये है कि एंटीवायरल ड्रग्स के केस में वायरस भी डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंसी क्रिएट करते जा रहे हैं। उस रेजिस्टेंसी को समझते हुए नई नई एंटीवायरल ड्रग डिस्कवरी करना और कोशिश करना कि कैसे भी वायरस के इस रेप्लिकेशन को या एंट्री को या फिर इग्रेस को रोका जा सके।
So these are the final conclusions and final future direction and scopes of these antiviral agents. So I think this lecture is very fruitful for everyone, and hope you are enjoying this video. So thanks for watching the topic antiviral agents. Thanks.